हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे प्रीवियस चैप्टर थे, जो चैप्टर नंबर 10 और 11 था, वो क्या था? जो चैप्टर नंबर 10 था वो था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, और जो चैप्टर नंबर 11 था वो था हमारा डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर। तो उन दोनों ही चैप्टर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन, किस तरह से हमारा ये जो कंप्यूटर्स आ गए तो उसकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। धीरे धीरे हमने समझा कि इसमें जो हमारी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ वो किस तरह से इंक्रीज हुई, किस तरह से चीज़ें जो है वो इवॉल्व होती गई, किस तरह से जैसे हमने देखा कि इंटरनेट की जनरेशन आती गई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि टेक्नोलॉजी के आते हमने कैसे काम करना शुरू किया, किस तरह से हम ज्वाइन हुए, किस तरह से हम इंटरनेट का यूज़ करके अपने इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पर अब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई तो एक बात तो हमें पता है, अगर कुछ अच्छा होता है तो इसके साथ साथ उसका कुछ बुरा इम्पैक्ट भी होता है। तो ऐसी जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है, जो कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट किया है, लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गए इंटरनेट के थ्रू, तो इसके अलावा ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स तो हो गए, पर इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हुई वो कौन कौन सी थी? तो जैसे हमारे थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारे मालवेयर, एंटीवायरस, स्पैम, HTTP वर्सेस HTTPS, फायरवॉल, कुकीज, हैकर एंड क्रैकर्स और नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये सारी चीजें जो है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरनेट है, इस सब के जितने अच्छे अच्छे काम हम कर सकते थे हमने किए। इस सब का एक अच्छे चेहरे के साथ साथ इन सब के जो थोड़े से एक मतलब एक ऐसा साइड जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो वो वाली साइड को हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा क्या है? सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आप इंटरनेट का इतना ज्यादा यूज करते हो तो ये इसमें सब कुछ इतना अच्छा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छे से होता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, कुछ आपके साथ बुरा भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो उस सब के बारे में आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इस चैप्टर के बारे में लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन से। सो बीइंग अलोन इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर एनी इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी. इट अप्लाइज टू कंप्यूटर एज वेल. A computer with no link to an external device or a computer is free from the security threats arising otherwise. However, it is not an ideal solution for a human being or a computer to stay aloof in order to mitigate any security threat, as the world at present is on its way to become fully connected. यानी कि अगर बात करें कि अगर आपको किसी एक इंसान को हमेशा के लिए एकदम सिक्योर रखना है, यानी कि आप नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ बुरा हो, तो अगर वो अकेला रहता है तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई और उसका बुरा नहीं कर सकता। हाँ, आप वो खुद को मार पीट ले तो देखो बेटा अलग बात है, पर कोई और उसका बुरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अकेला है। तो बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर जो है आपका, जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, अगर आप उन्हें क्या रखते हो, उसके अंदर कोई भी किसी भी एक्सटर्नल चीज को, किसी एक्सटर्नल डिवाइस को उससे कनेक्ट नहीं करते, कोई लिंक उसके साथ शेयर नहीं करते, कोई डॉक्यूमेंट्स उसके साथ शेयर नहीं करते, यानी कि उस कंप्यूटर को एकदम फ्री छोड़ देते हो, जैसे एकदम नया नया आया हो और उसे कभी किसी डिवाइस से कनेक्ट ना किया हो, तो उसमें गारंटेड है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। वो हमें कोई भी इस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए नहीं दे सकता। पर ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि अगर मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में या मेरे फोन में कोई भी वायरस आए, तो मैं कभी उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं करूंगी, कोई लिंक नहीं लाऊंगी, उसे एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट नहीं करूंगी। तो बेटा मैं उस डब्बे को इसलिए नहीं खरीद के लाई थी कि मैं उसे घर लाके सेफ रखूंगी, मैं उसे इसलिए लाई थी ताकि मैं उससे काम कर सकूं, उसे यूज कर सकूं। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, जबकि हमें पता है कि आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से फुल्ली कनेक्टेड है। हर एक बंदा दूसरे बंदे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट। आप मोबाइल्स की बात करो, आप कंप्यूटर्स की बात करो, आप लैपटॉप्स की बात करो, आप किसी की भी बात करो, वो सब में आपका डेटा स्टोर है, आप किसी न किसी से कनेक्ट हो ही हो। तो इसलिए जो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी है, अपनी जो प्रोटेक्शन हमें कर रही है डिवाइसेस की, तो उनको यूज करने के दौरान हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए, इंस्टेड कि हम उसे किसी डिवाइस से कनेक्ट ही ना करें और सेव करके रखें। तो इस तरह से तो काम नहीं चल सकता। अगर हमारे डिवाइसेस में कनेक्ट करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई वायरस आ जाए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म हो जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मालवेयर के बारे में बोला है, वायरस के बारे में बोला है, या फिर आपको वर्म्स के बारे में बोला है, ये रसम वर्म के बारे में बोला है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए, अब ये वर्म वो कीड़े नहीं है जो जमीन पे रेंगते हैं, ये वो है जो हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में हमारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और हमें, जैसा आपने देखा होगा कि कभी आपके फोन में वायरस आ जाता है तो उसमें क्या है कि फिर आपका फोन जो ढंग से काम नहीं करेगा, उसमें उल्टी सीधी चीजें आएंगी, उटपटांग हरकतें होंगी उस फोन में, तो उसको फिर हमें हटाना पड़ता है। तो ये यानी कि हम फोन का यूज करते हैं, अपने फोन को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मालवेयर से। सो मालवेयर क्या है? मालवेयर इज अ शॉर्ट टर्म यूज्ड फॉर malicious सॉफ्टवेयर. इट इज एनी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड with an intention to damage
damage hardware devices, steal data, or cause any other trouble to the user. Various type of malware has been created from time to time, and large scale damages have been inflicted. Many of these malware programs have been identified and counter have been initiated. However, different type of malware keep on coming on a regular basis that compromise the security of computer system and cause intangible damage Besides, each year malware incur financial damages worth billions of dollars worldwide. Virus, worms, ransomworms, ट्रोजन एंड स्पाईवेयर आर सम काइंड ऑफ मालवेयर. यानी कि अगर बात करें अपने मालवेयर, तो मालवेयर को हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म है, जिसका अगर पूरे टर्म यूज करें तो वो क्या है, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर. तो मलेशियस का MAL और सॉफ्टवेयर का WARE, तो इसलिए हमने इसे बना दिया मालवेयर. तो मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं इनिशियली और इंटेंशनली. हम क्या करते हैं, इंटेंशनली हम ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं जो क्या कर सके, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को डैमेज कर सके, हमारे डेटा को चोरी कर सके, या कुछ और प्रॉब्लम्स हमारे डिवाइसेस में जो यूजर यूज कर रहा है उसके लिए वो डैमेजेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके. तो मालवेयर, अब जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जैसे मान लो कि अगर आप किसी के कंप्यूटर में से कोई डेटा निकालना चाहते हो, चुराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर कोई वायरस डाल दोगे, कोई वर्म डाल दोगे, इस तरह की हरकत आप करोगे. तो मालवेयर क्या है, एक आपने इंटेंशनली ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो क्या करता है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करता है, उनको डैमेज करता है, साथ ही साथ में आपका डेटा जो है वो स्टील करता है. मान लो आपके कंप्यूटर था, इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और किसी बंदे को अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने फायदे के लिए, तो वो अगर स्टील करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, ऐसे वायरसेस आपके कंप्यूटर में डाल सकता है किसी फाइल के थ्रू, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू. तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो अभी कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है पर उसी के संग संग कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है. तो ये जो मालवेयर जो हमने बनाया है, यानी कि इंटेंशनली जो हमने फॉर्म किया है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बर्बाद हो जाते हैं. क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर आप देखोगे तो किसी न किसी के कंप्यूटर में, किसी न किसी के फोन में ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी. तो इसकी वजह से काफी ज्यादा फाइनेंशियल डैमेज भी होता है. इस सबको साफ क्योर करने में, सबको खत्म करने में, सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, तो ये सब हम प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए जब काम करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है. तो ये हमारा मालवेयर के अंदर आएगा. अब मालवेयर में हमारे वायरसेस, वर्म्स, रैंसमवर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर ये सब आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं ना वायरस से. तो वायरस क्या होता है, द टर्म कंप्यूटर वायरस was coined by Fred Cohen in 1985 and has been borrowed from biological science with almost similar meaning and behavior. The only difference is that the victim is a computer system and the virus is a malicious software. A virus is a piece of software code created to perform malicious activities and hamper resources of a computer system like CPU, time, memory, personal files and sensitive information. Mimicking the behavior of a biological virus, the computer virus spread on contact with other system. That is, a computer virus affects other computer system that it comes into contact with by copying or inserting its code into the computer program or software executable files. A virus remains dormant on a system and is activated as soon as the infected file is opened executed by a user. तो अगर मैं जितना पढ़ा उतना समझाऊं तो इसमें क्या बोला है कि वायरस जो है वो कहाँ से लिया गया था, ये जो हमारा कंप्यूटर है, तो ये हमारे फ्रेड कोहेन ने 1985 में कहाँ से बोरो किया था. ये शब्द इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस से ऑर्डर नहीं, ये बोरो किया था. यानी कि जो हमारे फ्रेड कोहेन थे, इन्होंने क्या किया, 1985 में एक कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, यानी कि कंप्यूटर में अगर एक वायरस आ जाए, तो ये वायरस नाम इन्होंने कहाँ से उठाया था, बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जो हमारी बायोलॉजी होती है वहां से इन्होंने शब्द लिया. इन्होंने देखा कि जो रियल वर्ल्ड में जैसे हम सब लोग हैं, तो जैसे कोरोना वायरस आ गया था, तो वो क्या था कि अगर वो एक बंदे को है तो वो स्प्रेड होकर दूसरे को भी हो जाएगा. तो यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक बंदे के लिए, और अगर उसके कांटेक्ट में कोई आ रहा है तो वो दूसरे को परेशान कर रहा है. तो बिल्कुल उसी तरह इन्होंने देखा कि जो वायरस है जो कंप्यूटर्स में आ जाता है, तो वो क्या है, अगर एक कंप्यूटर में है तो अभी उसको दिक्कत देगा, अगर हमने उस कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट कर दिया तो वो दूसरे में भी चले जाएगा तो उसे भी दिक्कत करेगा. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जैसा देखा कि ये जो वायरस है इसका बिल्कुल बायोलॉजिकल बिहेवियर जैसा इंसानों के ऊपर है वैसा ही कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर है. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि विक्टिम यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर, और यहाँ पे जो कह सकते हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हमारा मलेशियस सॉफ्टवेयर. तो ये जो वायरस था इसको हमने बायोलॉजिकल साइंस से उठाया और फिर हमने देखा कि जैसा बायोलॉजिकल वायरस सबको इफेक्ट करता
जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जैसे कॉन्टेक्ट में आता है वैसे ही स्प्रेड हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी वायरस क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे से हम उसे कनेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, दूसरे को और भी ज्यादा खराब कर देंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर वो वायरस आ गया, उसके बाद फिर अब वो उसके हार्डवेयर को खराब कर रहा है, उसकी मेमोरी को खराब कर रहा है, उसकी पर्सनल फाइल्स जो है उसको उसमें से डेटा अगर निकालना है तो वो निकाल रहा है, या कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं करना चाहते पर दूसरे बंदे को हमसे वो चुरानी है, तो क्या करेगा, लैपटॉप्स में, हमारे कंप्यूटर्स में क्या करेगा, वो वायरस डाल देगा और उसके बाद वो उसे स्टील कर लेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे वायरस ने क्रिएट करी। तो आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद वायरस जो है, वायरस बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन। यानी कि हर टाइप का वायरस जो है वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। हर टाइप का वायरस उनके लिए बनाया जाता है। जैसे हम ये मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या है, हम उसे बना रहे हैं इंटेंशनली, अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, अपने पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो अब हमें अगर मान लो हमें डेटा स्टील करना है तो हम इस तरह से उसे मॉडिफाई करेंगे कि वो डेटा को स्टील करे। मान लो हमें उसके हार्डवेयर को डैमेज करना है तो हम उसे इस तरह से फॉर्म करेंगे कि वो उसको डैमेज करे। तो इस तरह से उसको जिस तरह से क्रिएट किया जाता है वायरस, उसी का वो काम वो करेगा। यानी कि उसका मोटिव क्या है, जो मलेशियस सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट कर रहा है, तो उस इंसान का मोटिव क्या है कि वो क्या चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, अपने वायरस को क्रिएट करता है। और फिर प्रॉब्लम आती है। सबसे कॉमन इंटेंशन और सबसे ज्यादा कॉमन मोटिव्स क्या होते हैं वायरस को डालने के लिए, वो होते हैं किसी के भी पासवर्ड को स्टील करना, किसी के डेटा को निकालना, या उनकी जो फाइल्स है उनको करप्ट कर देना, स्पैमिंग बाय यूजर ईमेल कॉन्टैक्ट एंड इवन टेकिंग कंट्रोल ऑन यूजर्स मशीन। यानी कि अगर हमें क्या करना है, मान लो किसी का पासवर्ड हमें जानना है तो हम उसमें वायरस डाल देंगे, हम उसके पासवर्ड को यूज करके उसके काम खराब कर सकते हैं। अगर हमें उसकी क्या कहते हैं, हम उसका डेटा निकालना है तो हम डेटा निकालने के लिए वायरस डाल देंगे, या हमें उसकी फाइल्स को खराब करना है तो उसके लिए हम कर देंगे, या हमें किसी को स्पैम ईमेल्स भेजनी है, यानी कि बहुत ज्यादा ईमेल जब एक ही तरफ से आने लग जाती है जो हमें लगता है कि एकदम काम की नहीं है, पर बहुत ज्यादा ईमेल जब एक टाइम पे आने लग जाती है, एक ही पर्टिकुलर ईमेल आपको बहुत बार सेंड कर दी जाती है, तो वो होता है स्पैम करना। तो आप समझ में आएगा। तो ये अलग अलग यूजेस के लिए हम क्या करते हैं, वायरसेस अलग अलग बिहेव करते हैं। तो हमारे कुछ वेल नोन वायरसेस हैं जिनमें हमारे कौन कौन से इंक्लूडेड है, जैसे हमारा क्रिप्टोलोकस, आई लव यू, माई डोम, सेसर एंड नेटस्काई, स्लैम मास्टर, स्नैक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे कुछ वायरसेस के नाम है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये आपने पढ़ लिया। अभी आई लव यू आपको नहीं बोला जा रहा है ये यहाँ पे वायरस का नाम है। तो आप समझ में आया होगा। तो देखो बेटा, तो ये सारे क्या है, हमारे वायरसेस हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और हम कह सकते हैं हमारे काम को खराब करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है हमारा वर्म। तो द वर्म इज ऑल्सो मालवेयर। हमें पता है कि मलेशियस एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, मलेशियस सॉफ्टवेयर जो क्रिएट हो रहा है उसमें हमारा वायरस, वर्म, ये सारी चीजें आ रही है। तो वर्म भी क्या है, हमारा एक मालवेयर है। सो द वर्म इज ऑल्सो मालवेयर दैट इनकर्स अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग बिहेवियर on an infected computer system. The major difference between a worm and a virus is, unlike a virus, a worm does not need a host program or a software to insert its code into. Worm are standalone programs that are capable of working on its own. Also, a virus need human triggering for replication, that is, when a user open execute the infected file, while a worm replicates on its own and can spread to other computers through the network. Some prominent example of worm include storm worms, so big MS Blast, कोड रेड, निम्डा, मॉरिस वर्म्स एक्सेट्रा। यानी कि जो वर्म्स हैं, अब ये हमारे वायरसेस से क्या है, थोड़े से अलग। भले ही ये मालवेयर है बट फिर भी क्या है, वायरसेस से अलग है, क्योंकि अलग अलग पर्पज के लिए सब कुछ क्रिएट किया जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे अगर हमने देखा था कि वायरस क्या है कि वो हमारे अगर कंप्यूटर में आ रहा है तो किसी के थ्रू आ रहे हैं, किसी लिंक के थ्रू, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो इस तरह से हमारे में आते हैं। पर यहाँ पे वर्म्स को इस तरह से किसी एक होस्ट की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे दूसरी चीज भी क्या है कि जैसे अगर हमने वायरस को अपने किसी कंप्यूटर में, मान लो वायरस आ गया, तो वो वायरस को अगर रेप्लिकेट होना है, यानी कि अगर उसे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इफेक्टिव फाइल को, जो भी इन्फेक्टेड फाइल है उसका अगर हम उसको बार बार क्लिक करते हैं तो वो क्या होने लगता है, रेप्लिकेट होने लग जाता है। पर वर्म्स इस तरह से नहीं होते। वर्म्स क्या इतने कैपेबल होते हैं कि वो खुद ही क्या होने लग जाए, रेप्लिकेट होने लग जाए, खुद ही क्या है, इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो वायरस में क्या है कि अगर जो इन्फेक्टेड फाइल है, अगर आप उसे ज्यादा दिक्कत करोगे, आप कह रहे हो कि इसको ही बार बार क्लिक करता रहूंगा, तो वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा। पर वर्म्स में अगर आप उस इन्फेक्टेड फाइल को क्लिक नहीं भी कर रहे हो, तब भी क्या है, वो और ज्यादा इंक्रीज होते रहते हैं। अब जो वर्म्स हैं वो क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे के अंदर खुद स्प्रेड होते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं हमारे वर्म्स के, जिसमें हमारे कौन कौन से इंक्लूडेड है, स्टॉर्म वर्म्स, सो बिग MS ब्लास्ट, कोड रेड, निम्डा, मॉरिस वर्म्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है, हमारे जैसे हमारे पॉपुलर वायरसेस थे, तो इसी तरह से ये हमारे वर्म्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और उसे खराब करना स्टार्ट कर देते हैं।
आप समझ में आएगा। अब बात करते हैं हमारा रैनसमवेयर की। तो रैनसमवेयर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ malware that targets user data. It either blocks the user from accessing their own data or threatens to publish the personal data online and demands ransom payment against the same. Some the ransomware simply block the access to the data while other encrypts data, making it very difficult to access. In May 2017, a ransomware WannaCry infected almost 2 lakh computers across 150 countries. It worked by encrypting data and demanding ransom payments in the Bitcoin cryptocurrency. It literally made its victim cry and hence the name. यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रैनसमवेयर तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें भैया हमारा जेब से पैसा निकल के जाता है। ये सब क्या है? ये सब तो ऐसे है कि हमारे फाइल को डैमेज कर दे, ठीक है, हमारा थोड़ा सा पैसा नुकसान कर दिया। पर इसमें क्या है? ये इतना तेज और चंट चालाक है कि ये क्या करेगा? ये टारगेट करता है यूजर के डेटा को। इसने देख लिया कि ये यूजर का पर्सनल डेटा है, वो यहाँ पे से टारगेट कर लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? जो यूजर है उस, एक मिनट इरेजर लेते हैं, जो यूजर है उसी को उसके पर्सनल डेटा को एक्सेस करने ही नहीं देता। यानी कि ये तो इतना चालू इंसान है कि ये क्या करेगा? ये यहाँ पे टारगेट करेगा यूजर के डेटा को और फिर यूजर को ही ब्लॉक कर देगा कि वो अपने ही डेटा को ना यूज कर पाए। यानी कि या एक तो ये ऐसा कर देगा या तो आप अपना डेटा नहीं यूज कर पाओगे। दूसरी चीज ये करेगा, आपको डराएगा धमकाएगा कि वो क्या कर देगा? आपकी जो भी पर्सनल डेटा है उसको वो ऑनलाइन पब्लिश कर देगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उसके लिए आपको उसको इसे धन देना पड़ेगा, अपना पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं? रैनसम अमाउंट आपसे मांगते हैं, रैनसम पेमेंट आपसे मांगते हैं। अगर आप वो पे करोगे तो ही क्या है? ये आपको छोड़ेंगे। अदरवाइज आपको ये डराते हैं, धमकाते हैं कि क्या करेंगे? आपको जो डेटा है उसको पब्लिश कर देंगे या फिर आपको खुद का ही डेटा यूज नहीं करने देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर बात करें कि 2017 मई में क्या हुआ था कि एक WannaCry करके हमारा रैनसम था, रैनसमवेयर था, जिसने क्या किया था? मोर देन ऑलमोस्ट हम ऐसा लगा सकते हैं कि 2 लाख कंप्यूटर्स को क्या कर लिया था? इस तरह से परेशान कर दिया था। और अक्रॉस हमारी 150 कंट्रीज में ये वाला जो रैनसमवेयर WannaCry वाला जो हमारा ये जो मालवेयर है ना, यानी कि जो हमारा मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ये उसमें चला गया था कंप्यूटर्स में। और उसके बाद उन्होंने उसका पर्सनल डेटा जो था वो हैक कर लिया था और उसको वो यूज नहीं करने दे रहे थे। जो पर्सनल यूजर्स हैं, जो जिनका खुद का वो डेटा है, वो खुद ही अपने डेटा को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा 2 लाख कंप्यूटर्स के अलाउंग हो गया था 150 कंट्रीज में। तो इसके डिमांड में उन्होंने क्या रखा कि भैया हमें तो पैसा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से भी चीजें हो जाती है। और ये पैसा ऐसे नहीं मांगते कि मेरे को इतने से रुपए दे दो, ये पैसे दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, नहीं, इन्हें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में पैसा चाहिए। और बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। बेटा ये बहुत तेज और चालू लोग होते हैं। ये इस तरह से क्या करते हैं? लगभग मतलब ये जो WannaCry है ना, ये लगभग अपने विक्टिम्स को रुला ही देता है, बिल्कुल अपने नाम की तरह WannaCry। तो ये फिर आपको बर्बाद कर देगा। अगर आपके ये कंप्यूटर्स में आ जाता है तो आप या तो अपने डेटा यूज मत करो, आपका वैसे नुकसान हो जाएगा, यूज करना है तो पैसा दो। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से आपके ऑनलाइन क्राइम्स भी होते हैं। अब बात करते हैं ट्रोजन की। तो ट्रोजन क्या है? सिंस द एंशिएंट ग्रीक कुड नॉट इनफिल्ट्रेट द सिटी ऑफ ट्रॉय यूजिंग traditional warfare methods, they gifted the king of Troy with a big wooden horse with hidden soldiers inside and eventually defeated them. Borrowing the concept of a Trojan is a malware that looks like a legitimate software, and once it tricks a user into installing it, it acts pretty much like a virus or worm. However, a Trojan does not self-replicate or infect other files. It spread through the user interactions such as opening an email attachment or downloading or executing a file from the internet. Some Trojan created backdoor to give malicious user access to the system. यानी कि अगर ये जो ट्रोजन है ये कहाँ से आया? ट्रोजन कहाँ से आया? कहाँ से ये नाम मिला? तो जैसे कि अगर हम एंशिएंट ग्रीक की बात करें, यानी कि बहुत ही पुराने समय में जैसे ग्रीक है, तो जैसे अब सब लोगों के अपने अपने मेथड्स होते थे कि किस तरह से हमें कोई भी राज्य जीत रहे हैं। तो उसी तरह इन्होंने क्या किया? घोड़ा भी भेजा। और जैसे अभी जीत नहीं पा रहे थे तो इन्होंने क्या किया? घोड़े को भेजा और उसके अंदर इन्होंने क्या किया? 3 सिपाहियों को छुपा के भेज दिया। तो बाहर से देखने में क्या लगा है कि हाँ ये तो बिल्कुल साफ सुथरा एकदम अच्छा सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वो अंदर गया और जैसे इसका यूज करना स्टार्ट किया तो ये तीनों सिपाही बाहर आए, उसको मार दिया। तो इस तरह से ये क्या करे? इवेंचुअली इन्होंने डिफीट किया बाकी सबको और ये जीत गए। तो उसी तरह से जो ट्रोजन मालवेयर है ये कैसे आया? ये देखने में तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही साफ सुथरा अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपके कंप्यूटर में। अगर आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर ये क्या करता है? प्रिटी मच वायरस और वर्म दोनों की तरह काम करता है। यानी कि एक तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा नहीं मैंने तो एकदम सेफ साइड को डाउनलोड किया है। उसके बाद जो ट्रोजन है इसकी
है कि खास चीज है, कम से कम चलो इतना तो रहम करता है हम पे कि सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी खुद से बढ़ता नहीं है। और ये कैसे, और ऐसा भी नहीं कि ये और फाइल्स को इन्फेक्ट कर देगा। ये किस तरह से काम करेगा, अगर यूजर जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब यूजर को खुद नहीं पता है कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ट्रोजन है, तो वो क्या करेगा, यूजर इसे आराम से यूज करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बार बार इसे ओपन करेगा, इसके साथ जितनी भी ईमेल्स अटैच्ड होंगी उन सबको यूज करेगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोडिंग करेगा। तो इसके दौरान क्या होता है, फिर ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि खुद से नहीं पर यूजर बाय डिफॉल्ट ही सही, पर यूजर जब इससे इंटरेक्ट करता है तो ये फिर क्या करता है, हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। और फिर क्या करता है, ये हमारे लिए बैकडोर्स क्रिएट करता है, ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम को एक्सेस करता है, यानी कि यूजर के सिस्टम को फिर ये क्या करता है, एक्सेस करना स्टार्ट करता है। तो उससे भी हमारे लिए क्या होती है, हमारे डेटा को लेकर के हमारे लिए थ्रेट बन जाता है कि कहीं कोई उसका मिसयूज ना कर ले। तो ये हमारा ट्रोजन हो गया। अब अगर बात करें अपने स्पाईवेयर की, तो स्पाईवेयर क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ मैलवेयर है जो क्या करता है, इट इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट स्पाइज ऑन अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर. It records and sends the collected information to an external entity without consent or knowledge of the user. Spyware usually track internet usage data and sells them to advertisers. They can also be used to track and capture credit card and bank account information, login and password information और user personal identity. यानी कि spyware क्या टाइप ऑफ malware है और ये क्या करता है, किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करता है। यानी ये क्या करता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूजर, बिना यूजर को कुछ बताए, बिना यूजर का कंसेंट लिए, बिना यूजर को मतलब ऐसा उसको बताता भी नहीं है, कुछ उसे पूछता भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ पे अपना काम करना है, वो यूजर से पूछेगा भी नहीं। तो वो क्या करता है, बिना यूजर की नॉलेज में आए वो क्या करता है, यूजर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम करता है। अब ये होता कहाँ पे है सबसे ज्यादा, जैसे कि आपकी बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन निकालना, क्रेडिट कार्ड से निकालना, आपके पासवर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है उसे ले लेना ताकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सके, पैसे वैसे निकाल सके। तो इस तरह की जो काम होता है ये हमारा स्पाईवेयर करता है। ये क्या करता है, आपके इंटरनेट यूजर्स के अकॉर्डिंग जो आपका डेटा है वहां से वो डेटा को गैदर करता है और उसके बाद ट्रैक करता है और फिर जो है अपना काम करना स्टार्ट करता है। यानी कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है यूजर की, उस सबको निकाल लेता है, उसका डेटा, उसका पासवर्ड, उसकी जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें, उसके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, तो ये सब वो निकाल लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उस सबको यूज करता है। बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकाल ली, ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे बैंक की सेफ्टी तो करेगा नहीं, हमारे बैंक अकाउंट को सेफ तो रखेगा नहीं, उसमें तो पैसा वैसा निकाल लेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, इस तरह के जो फ्रॉड है वो हमारे स्पाईवेयर से आते हैं। तो आप समझ में आया होगा। अब बात करें अगर एडवेयर की, तो ये क्या है, एन एडवेयर इज अ मालवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इट्स डेवलपर। यानी कि जो एडवेयर है ये एक मालवेयर है जो क्रिएट किया है, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हम सारे मालवेयर ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्यों जनरेट किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, जो रेवेन्यू है, जो पैसा है उसे जनरेट कर सके। एन एडवेयर डिस्प्ले ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट यूजिंग पॉपअप्स, वेब पेजेस और इंस्टॉलेशन स्क्रीन्स. Once an adware has infected a substantial number of computer system, it generates revenue either by displaying advertisement or using pay-per-click mechanism और चार्ज। अच्छा, ये तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा, इतना तो आप लोग फोन चलाते हो, देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ ऐसा हॉट मैसेजेस मिलते हैं, आपको कुछ पॉपअप मैसेजेस मिलते हैं, या इस तरह के आपको लिंक, कुछ ऐसे वेब पेजेस मिलते हैं जिसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह की एडवर्टीजमेंट होती है कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पैसे ऐसे मिलेंगे, या आप ऐसा करोगे, इस मैसेज को सेंड कर दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, या आपको इतना पैसा अगर रिटर्न जनरेट कराना है तो आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दो। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो इस तरह से मतलब डेवलप की गई हैं, जो एडवर्टीजमेंट के पर्पस के अकॉर्डिंग है, यानी कि वेब पेजेस पे आना, इंस्टॉलेशन स्क्रीन्स को शो करना, इस तरह के पॉपअप मैसेजेस आना फालतू के, तो वो सब जो आपको शो होता है, तो आप क्या समझ जाओ, थोड़े समझदार बन जाओ और समझो कि वो क्या है, वो एक एडवेयर है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे बेटा, कोई आपको पैसा नहीं देगा, आपके पैसे निकाल के ले जाएगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम सब तो आपको वैसे पता ही होगा कि इतनी बार समझा दिया गया है कि फालतू की जो ऐसी लिंक्स होती है उनको यूज नहीं करना, ऐसे मैसेजेस पे क्लिक नहीं करना, उन मैसेजेस पे अगर लिखा हुआ है कि क्लिक करो इस लिंक पे तो नहीं करना है, वो ज्यादा उंगली करके नहीं देखना है हर चीज को। तो इस तरह से तो एडवेयर क्या है, ये अपने फायदे के लिए अब किसी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रही है कि जी मैसेज भेज दिया हमने, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह का ये हार्मलेस काम करते हैं, किसी को वैसे कोई चोट नहीं पहुंचाई पर अपना फायदा पूरा निकाल लिया, किसी के पैसे निकाल लिए, इस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, ये जो इस तरह की लिंक्स होती है, जो एडवर्टीजमेंट होती है, ये हमारे लिए क्या होती है, अनसेफ होती है, हमारे लिए कोई फायदे की चीज नहीं होती है, ये हमारे पैसे को चुराने के लिए आते हैं ये लोग।
बस मेहनत मत करवाओ इनसे, ये सारी चोरी चकारियां करा लो, यही काम करते हैं लोग। अब बात करते हैं अपने की लॉगर्स की। तो की लॉगर्स क्या है? अ की लॉगर कैन ईदर बी मालवेयर और हार्डवेयर, यानी कि जो की लॉगर है या तो वो हमारा एक मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर वो हमारा एक हार्डवेयर भी हो सकता है। सो की लॉगर कैन ईदर बी मालवेयर or hardware. The main purpose of this malware is to record the key pressed by a user on the keyboard. A keylogger makes logs of daily keyboard usage and may send it to an external entity as well. In this way, very sensitive and personal information like password, email, private conversation, etc. can be revealed to an external entity without the knowledge of the user. One strategy to avoid the threat of password leaks by keylogger is to use a virtual keyboard while signing into your online account from an unknown कंप्यूटर। यानी कि की लॉगर्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कीज की कुछ बात होने वाली है। तो कीज अभी एक हार्डवेयर भी हो सकता है, यानी कि आपका खुद का कीबोर्ड भी हो सकता है, या फिर ये एक हमारा मेलवेयर भी हो सकता है। तो मेलवेयर अगर होगा तो इसका पर्पस क्या है कि क्यों बनाते हैं हम की लॉगर्स? तो इसका पर्पस है कि जो हम कीज हम प्रेस करते हैं तो ये उन कीज जो भी प्रेस करी गई है उन सबको ध्यान रखता है, एक रिकॉर्ड बना के अपने पास में रखता है, और फिर वो जो रिकॉर्ड एक थर्ड एंटिटी को, एक थर्ड पार्टी को वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। तो अब जैसे हमसे मांगा गया हो कि मान लो अपना पासवर्ड डालो, तो पहले पासवर्ड डालोगे तो आपने अपनी कीज प्रेस करी होंगी, तो अगर वो पासवर्ड आपकी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो गया तो एक तो उस थर्ड पार्टी को आपका पासवर्ड पता चल गया। उसके बाद मान लो आपकी कहीं कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी, या आप किसी अपने बहुत ही चाहने वाले, बहुत ही प्रिय से अपनी प्राइवेट बातें कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी वो बातें भी उसके पास में रिवील हो गई ना, आपकी नॉलेज में आया आपकी सारी बातें, तो भैया किसी तीसरे बंदे को फॉरवर्ड हो गई, तो आपको तो प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास चली जाती है, और फिर वो हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए, या आपसे पैसा मांग सकते हैं, आपके डेटा को लीक कर सकते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वैसे जो हमारा जो वो कीबोर्ड है उसका ऐसा यूज ना कर करके, जो हार्डवेयर है उसका यूज ना कर करके हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे वर्चुअल कीबोर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, तो उनको साइन इन कर लो और फिर उसका यूज करो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो आपने की प्रेस करी होंगी, फिर वो जो आपने अगर बटन्स प्रेस करोगे ना, तो उसकी आइडेंटिटी कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि अब आपने वो बटन नहीं दबाए, अब आपने स्क्रीन पे से क्या किया, स्क्रीन पे अगर कीबोर्ड जैसे अवेलेबल हो जाता है तो वहां पे से आपने क्या किया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भेजी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो की लॉगर्स है उनसे बच सकते हो। तो आप समझ में आया होगा। अब देखो, जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन पे ही आपका कीबोर्ड मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ स्क्रीन से क्या करना पड़ता है, टच करके, अगर आपके पास माउस है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे यूज कर सकते हो इसका। तो इस तरह से होता है। तो अब ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड वर्सेस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो हमारे वर्चुअल कीबोर्ड्स हैं और ऑन स्क्रीन जो हमारे कीबोर्ड्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो द नेम ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल कीबोर्ड रेफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड एंड आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट देयर एग्जिस्ट अ नोटेबल difference between on-screen and online virtual keyboard. Both the type of keyboards may look like the same, but the difference in the terms of layout or ordering in the keys. The on-screen keyboard is an operating system used a fixed QWERTY key layout which can be exploited by sophisticated keylogger software. However, an online virtual keyboard randomizes the key layout every time it is used, thereby making it very difficult for a keylogger software to know or record the keys pressed by the user. तो यानी कि अब यहाँ पे एक तो ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड होता है और एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों भले ही स्क्रीन पे आ रहे हैं पर यूज कौन सा करें और कौन ज्यादा अच्छा है। तो ऑनलाइन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड दोनों ही हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर के लिए हमारे लिए काम आते हैं, दोनों ही काम यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। पर इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जो हमारे बात करने का हमारे हैं बोथ द टाइप ऑफ कीबोर्ड्स दिखने में भी सेम हो रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल स्क्रीन पे आ रहे हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें कीबोर्ड मिल रहा है। पर अगर बात करें, अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है हमारे पास में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसमें अगर हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो हार्डवेयर हार्डवेयर कीबोर्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारा कौन सा लेआउट चलता है, हमारा QWERTY लेआउट चलता है कीबोर्ड्स में। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या करेगा, QWERTY लेआउट को ही यूज करेगा। तो उससे क्या है कि अगर कोई की लॉगर बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म का इंसान है ना, वो उस QWERTY लेआउट को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। वर्चुअल कीबोर्ड में क्या होगा कि हर बार हमारी जो कीज है वो क्या होती है, रैंडम मैनर में लगी होती है, कोई QWERTY लेआउट फॉलो नहीं होता। तो सारी कीज क्या है, रैंडम ऑर्डर में, कभी ए ऊपर लगा होगा, कभी ए नीचे लिखा हुआ होगा, तो
तो इस तरह से कोई रैंडम मैनर है, कोई ऐसा फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो की लॉगर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कि वो क्या कर सके, उस डिफिकल्ट ऑर्डर को रिकॉर्ड करके समझ सके। तो इसलिए क्या है, जो हमारे वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं और भी ज्यादा सेफ होते हैं हमारे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारे जो जैसे यहाँ पे आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, जैसे आप ऑनलाइन SBI का यूज करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आपके जो ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड्स है उनका यूज कर सकते हो। जो हमारे मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब हम लोग ये जो मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। तो इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मालवेयर इज अनइंटेंशनली डाउनलोडेड इनटू द हार्डवेयर ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर बाय द यूजर। ऑफ कोर्स the malware designers are smart enough to disguise their malware, but we should be very careful while downloading files from the internet, especially files highlighted as free stuff। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि देखो ऑलरेडी हम इतना तो जानते ही हैं कि मालवेयर किस तरह से ड्राइव हो सकता है। एक तो या तो हम जो फाइल एक्सेस कर रहे हैं उससे हमारे अंदर कोई, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई मालवेयर आ सकता है, या फिर हमारा जो हार्डवेयर ड्राइव्स है उनके अंदर से क्या कर सकता है, कोई उसमें मालवेयर इंस्टॉल करके हमें दे सकता है और यूजर का जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है कि जो यूजर है वो जानबूझ के ऐसा करेगा नहीं कि हाँ ये वाली ड्राइव जो है वो खराब है, या ये वाली जो साइट है या जो ये जो लिंक है ये वाली खराब है और इसमें कोई वायरस या इसमें कोई वर्म है और मैं इसे क्या करता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इतना बड़ा बेवकूफ तो है नहीं यूजर। बट एक ऑब्वियस सी बात है कि जो मालवेयर डिजाइनर है वो भी बेवकूफ तो है नहीं, वो भी गोबर तो खाता नहीं है। वो क्या करेगा, वो भी बहुत स्मार्ट इनफ है। वो क्या करेगा, वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से जो मालवेयर है उसको छुपा करके अपने उस फाइल में या उस हार्ड ड्राइव में या फिर अपने जो भी उसकी लिंक है उसमें वो क्या करेगा, उसमें डाल देगा। तो जब भी हम कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे इंटरनेट पे काफी सारी साइट्स पे काफी सारी चीजें क्या होती है, फ्री हमें मिलती है। तो जितने भी जो फ्री स्टफ होते हैं उन सब का हमें ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कोई वायरस हो या उसमें कोई वर्म हो, या ऐसे ही जितने भी मालवेयर जो हमें पड़े उसमें से कोई भी उसमें से होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना हमें। दूसरा रखा स्पैम ईमेल। We often receive an unsolicited email with embedded hyperlinks or attachment files. These links or attached files can be malware। यानी कि स्पैम ईमेल्स क्या होते हैं, जैसे अगर कभी-कभी हमें क्या होता है, कुछ इस टाइप की मेल्स रिसीव होती हैं जो जिनमें काफी सारी हाइपरलिंक्स होती हैं। हाइपरलिंक्स होने का मतलब होता है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप एक पेज, या आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, कभी-कभी आप एक पेज ओपन करते हो और उसके अंदर कोई एक वर्ड लिखा होता है या कोई और लिंक लगी होती है और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप उस पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हो। ऐसा आपने देखा होगा, वेब पेजेस पे बहुत सारा होता है। तो इस तरह के जो स्पैम ईमेल्स होते हैं उनमें भी ये चीज होती है कि आप इस तरह के स्पैम ईमेल्स को रिसीव करोगे जिनमें क्या है, आपको दिखेगा कि आपको इस तरह की जो लिंक्स है या उसके साथ कुछ और फाइल्स क्या है अटैच्ड है। तो इस तरह की जो मेल्स आती है उसमें हमें ऐसा थोड़ा शक होना चाहिए कि उसमें क्या हो सकता है, मालवेयर होना चाहिए, मतलब हो सकता है। तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये क्या है, ऑफ्टन द रेप्लिकेटिंग मालवेयर टारगेट्स द रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव, SSD कार्ड्स, म्यूजिक प्लेयर्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा एंड इन्फेक्ट देम विद मालवेयर दैट गेट ट्रांसफर टू अदर सिस्टम दैट दे आर प्लग्ड इनटू। यानी कि जो हमारे रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हो गए पेन ड्राइव्स, SSD कार्ड्स, म्यूजिक प्लेयर, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो जो हमारा मालवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है और अगर हमारे ये सारे उस टाइम पे कनेक्टेड होते हैं हमारे डिवाइसेस, तो क्या होता है, वो इनके अंदर भी चला जाता है, इनके अंदर भी रेप्लिकेट करके ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है, अब उसने क्या किया, ये मालवेयर ट्रांसफर हो गया। तो अब क्या होगा कि अब जितने भी ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड थे, अब सिर्फ पहले एक चीज अफेक्टेड थी, अब उससे कनेक्टेड जितने भी, जैसे SSD कार्ड है, अब आप उसको डाल भी सकते हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, निकाल भी सकते हो। तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो उनके अंदर भी चला गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, उनके अंदर भी हमारा जो मालवेयर है वो ट्रांसफर हो जाता है। लास्ट वर्क है नेटवर्क प्रोपोगेशन। तो इसमें क्या है, सम malware like worms have the ability to propagate from one computer to another through a network connection। यानी कि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन के दम पर ही कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं जो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही ट्रांसफर हो सकता है, उन्हें ज्यादा कनेक्शन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन के दम पर ही क्या हो जाता है, एक से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे कि जो हमने ये तो प्रॉब्लम पड़ी, अब इसमें कॉम्बैट कैसे करना है। तो अब पड़ता है
कॉम्बैटिंग मालवेयर। कॉम्बैटिंग मालवेयर क्या होता है हमारे, कॉमन साइन ऑफ सम मालवेयर इन्फेक्शन इंक्लूडेड द फॉलोइंग, यानी कि आप जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहला दिया है फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज प्रमोटिंग यू टू विजिट सम वेबसाइट और टू डाउनलोड सम सॉफ्टवेयर। यानी कि आप देखो आपको पता कैसे चलेगी, ये तो हो गया कि चलो ठीक है इस तरह से प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ गई, ठीक है, पर आप किस तरह से खुद को प्रिवेंट करके रख सकते हो, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो पहला क्या दिया है कि आप क्या करो, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपको कुछ चीजों की प्रमोशन काफी ज्यादा मिलता है, जैसे कि कुछ विंडो आपको क्या करती है, कुछ साइट्स को विजिट करने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट करेंगी, बार बार आपको वही शो करती रहेंगी, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको शो करती रहेंगी कि इसको डाउनलोड कर लो, इस वाली लिंक को खोल के देख लो। तो इस तरह के अगर कुछ विंडो आपको पॉपअप कर रही है, कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि कोई भी जो एक सेफ साइट होती है वो बार बार अपना प्रमोशन नहीं करती है, वो एक बार आपको दिखा देगी, ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको वो साइट आपके सामने आ रही है, बार बार कोई बोल रहा है कि साइट को ओपन करो, तो इस तरह से उससे बच के रहना है। दूसरी, चेंजेस टू द डिफॉल्ट होम पेज ऑफ योर वेब ब्राउजर, यानी कि अगर क्या हो जाए, जो आपका वेब ब्राउजर है उसका अगर क्या हो जाए, तो होम पेज है अगर वो डिफॉल्ट क्या हो जाए, डिफॉल्टली अगर वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो आपको देखना है कि जैसे अगर उसमें कुछ चेंजेस अगर हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई मालवेयर वहां पे प्रेजेंट हो गया हो, तो इसलिए उससे भी अवेयर रहना है। फिर थर्ड दिया, मास ईमेल बीइंग सेंट फ्रॉम योर ईमेल अमाउंट नहीं अकाउंट, यानी कि जब क्या होता है बहुत सारे ईमेल्स आपके अकाउंट से सेंड किए जा रहे हैं, तो आपको क्या समझना है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि आप क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर क्या हो सकता है, एक मालवेयर हो सकता है, क्योंकि एक जैसे ये स्पैम ईमेल्स यही होती है कि आप रेकलेसली बहुत सारी ईमेल्स जो है सेंड किए जा रहे हो, तो जब आपकी मास अमाउंट में जो आपकी ईमेल सब आपके सेंड हो रही है अपने अकाउंट पे, तो क्या हो सकता है, आपको वहाँ पे एक मालवेयर होने का थोड़ा सा डर होना चाहिए। अनयूजुअली स्लो कंप्यूटर विद फ्रीक्वेंट क्रैशेस, यानी कि क्या हो, ऐसा हो जाए कि आपका जो स्लो कंप्यूटर है वो क्या हो जाए, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो एकदम से स्लो हो जाए, फिर वो एकदम से क्रैश कर जाए। अब ये प्लेन क्रैश नहीं है, ये क्या है, ये यानी कि आपका जो विंडोज है वो ढंग से काम ना करे, या उसमें आपको यूज करने में प्रॉब्लम है, तो उससे आप समझ सकते हो कि क्या है, यहाँ पे मालवेयर है। अननोन प्रोग्राम स्टार्टअप एज यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि जैसे आपने अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना शुरू किया और उसके बाद कुछ और ही खुल गया, कोई और ही प्रोग्राम चालू हो गए, तो उससे आप समझ सकते हो कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। उसके बाद दिया प्रोग्राम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, जैसे कि कभी कभी हमने कोई और चीज ओपन करी हो, मान लो मैंने कोई एक वेबसाइट या कोई भी एक वेब पेज ओपन कर लिया, अब वो क्या हुआ, खुद ही तो ओपन हो गया, खुद ही ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो गया, मैंने तो बंद भी नहीं किया था, तो फिर यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, रैंडम मैसेज साउंड और म्यूजिक स्टार्ट टू अपीयर, यानी कि अचानक से आपकी जो स्टोरेज है वो भरने लग जाए, या आपको रैंडम मैसेजेस देखने को मिले, फोन से जो म्यूजिक है वो फोन से या आपके कंप्यूटर सिस्टम से जहाँ पे भी मालवेयर होगा, तो वहां से अगर म्यूजिक सिस्टम जो है वो अपना स्टार्ट हो जाए, साउंड बजनी स्टार्ट हो जाए, या आपके कंप्यूटर सिस्टम से होना चाहिए, आपके घर से अगर ऐसी आवाज आ रही है तो बेटा पूजा वूजा कराओ, भूतिया घर है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले कि स्टोरेज आपने कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डाउनलोड भी नहीं कर रखी है जो स्टोरेज ने, या वो रैंडमली ऐसे ही भरनी स्टार्ट हो गई, आपको बार बार वो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी स्टोरेज फुल हो गई, ये चीजें डिलीट करो, कुछ है ही नहीं आपके सिस्टम में, फिर भी आपको अगर स्टोरेज भरना है, ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या चेक कराना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कहीं कोई मालवेयर तो नहीं आ गया। उसके बाद प्रोग्राम्स और फाइल्स अपीयर और डिसअपीयर विदाउट योर नॉलेज, यानी कि ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, ऐसी कुछ आपकी फाइल्स जो आपने अपने पास रखी हो, तो वो आपके तरफ से आपके नॉलेज के बिना, आपको बिना पता चले डिलीट हो गई हो, आपने डिलीट नहीं करी है बट वो आपके नॉलेज के विदाउट ही क्या हो गई, डिलीट हो गई। या फिर कुछ ऐसी फाइल्स जो कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आपने डाउनलोड नहीं भी करे, फिर भी वो आपको पास दिख रही है आपके सिस्टम में, तो फिर क्या है, तो फिर आप चेकआउट करो कि बेटा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे हमारे कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि मालवेयर है या नहीं। तो मालवेयर एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू टू इवॉल्व, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो उसमें क्या मतलब क्या है कि मालवेयर है और फिर वो क्या करेगा, और ज्यादा इवॉल्व होने की कंटिन्यू प्रोसेस करता रहेगा। तो इसको हम कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यूजिंग एंटीवायरस। अब देखो हमने पता चल गया कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, तो उसको हटाएंगे कैसे, उससे कॉम्बैट कैसे करेंगे कि हम एंटीवायरस, एंटी मालवेयर जो है, हम ऐसे सॉफ्टवेयर को अपलोड कर सकते हैं, ऐसे अपलोड नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपडेट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, ताकि हमारे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मालवेयर क्रिएट ना हो।
उसके बाद दे रखा है कॉन्फ़िगर योर ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग, यानी कि आपका जो ब्राउजर है उससे आपको क्या है, कभी कभी वहां से मालवेयर आ जाते हैं, तब हमें जो ब्राउजर है उसकी सिक्योरिटी की ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो और उसका जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें आप डाउनलोड करके रखो ताकि आपका क्या रहे, आप मालवेयर से प्रोटेक्टेड रहो। तो इसी तरह से हमने ब्राउजर की भी सिक्योरिटी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करके रखो। ऑलवेज चेक फॉर अ लॉक बटन इन द एड्रेस बार व्हाइल मेकिंग पेमेंट्स, यानी कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो आप क्या करो, हमेशा उस पर एक लॉक बटन जो है वहां पे लगा के रखो ताकि वहां पे आपको रहे प्रोटेक्शन मिलती रहे। नेवर यूज पिरेटेड और अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर, इंस्टेड गो फॉर फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि कभी भी आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है जो पिरेटेड है या फिर जो अनलाइसेंस्ड है, कोई उनका वो ऐसी सेफ नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज करना है, या तो जो फ्री है या फिर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि फॉस्ट जो है आपको उन्हीं का यूज करना है। ये सॉफ्टवेयर सेफ भी होते हैं और ये अपने पब्लिक के लिए बनाया जाता है तो इसलिए फ्री भी होता है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। अप्लाइंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस रिलीज्ड बाय इट्स मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको उस तरह के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है जो क्या है, जो जैसे मैन्युफैक्चरर्स ने बना दिए, अब वो जैसे बनाए और आपने उन्हें डाउनलोड कर लिया तो आप उन्हें क्या करते रहो, टाइम टू टाइम उनको क्या करते रहो, उनको अपडेट करते रहो ताकि आपके लिए वो फायदेमंद रहे। अब ऐसा नहीं है कि उनका वर्जन तो कुछ और आ चुका है, अब आप बहुत पुराना वर्जन लेके बैठे हुए हो, ताकि आप ज्यादा प्रोटेक्टेड हो तो उनको अपडेट भी करते रहना चाहिए। टेकिंग ए रेगुलर बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा, अब आपको क्या करना है, अब जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा है जिसका जो आपके लिए काम का है या आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, आपसे डिलीट ना हो जाए, तो इसलिए आप क्या करो, आपने उसको अगर डिलीट कर भी दिया है तो आप क्या करो, उसका रेगुलर बेसिस पे आप क्या करते रहो, उसका बैकअप आइए। आपके इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, सब में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप बैकअप को क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहना है, आपको उसे बैकअप को यूज करते रहना है या फिर आपको उसे लेते रहना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में रखा है एनफोर्सिंग फायरवॉल प्रोटेक्शन इन द नेटवर्क, यानी कि अब जैसे आपने एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, पर उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल प्रोटेक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो वो क्या करता है, आपका जो नेटवर्क से जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उन सबको क्या करता है, आपके लिए अवॉइड करता है। सो फायरवॉल प्रोटेक्शन इन द नेटवर्क आपके उसके लिए यूज कर सकते हो। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव पासवर्ड, पेन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अननोन और पब्लिक कंप्यूटर्स, जैसे कभी कभी अगर आप क्या करते हो, ऐसे पब्लिक के जो कंप्यूटर्स है या जो अननोन कंप्यूटर्स है, मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड के कंप्यूटर को यूज कर लिया, या पब्लिक गए, आप साइबर कैफे में गए, वहां पे आपने कंप्यूटर यूज कर लिए, तो वहां पे आप अपने जो पासवर्ड्स हैं, वहां पे आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उन सबको डालना वहां पे बंद करो, क्या, ताकि अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्टेड रख सकते हो पर आपको नहीं पता कि दूसरे वाले का कंप्यूटर कितना ज्यादा सेफ है या नहीं, तो आप उसमें अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको नहीं डालोगे तो आप ज्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स और डाउनलोडिंग अटैचमेंट फ्रॉम अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, यानी कि आपको क्या करना है, जैसे कि जो स्पैम ईमेल्स थी ना, तो उनके अंदर अगर कोई हाइपर लिंक आपको दे रखी है या इस तरह की कोई लिंक दे रखी है तो उन सबको बार बार उसको टच करके बार बार उसको ओपन करने की कोशिश मत करो। अगर कोई मालवेयर होगा तो बेटा आ जाएगा और तुम्हें दिक्कत देगा, तो इसलिए जो फालतू की लिंक्स होती है उसको क्लिक करना बार बार क्या करो, अवॉइड करो। स्कैन एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस विद एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिफोर ट्रांसफरिंग, यानी कि जो आपके जो डिवाइसेस थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिमूवेबल डिवाइसेस थे, एसएसडी, मोबाइल, ये सब से सब, तो ये क्या है, इन सब में क्या होता है, मालवेयर ट्रांसफर हो जाता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें पहले से ही एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखेंगे ताकि जो ये प्रॉब्लम है ये ट्रांसफर ही ना हो, यानी कि जो मालवेयर है वो ट्रांसफर ही ना हो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दिया नेवर शेयर योर ऑनलाइन अकाउंट और बैंकिंग पासवर्ड पिन विद एनीवन, यानी कि आप क्या करो, दूसरी चीज यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना कि कभी भी चाहे कोई भी हो, आप उसके साथ अपना ऑनलाइन अकाउंट या जो बैंकिंग पासवर्ड और पिन है उसको कभी भी शेयर मत करो। कब किसको धोखा दे देगा कोई भी इंसान आपको नहीं पता, तो इसलिए अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप किसी के साथ भी शेयर मत करो। उसके बाद हमें यहाँ पे देखा रिमूव ऑल प्रोग्राम्स दैट यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज फ्रॉम योर सिस्टम, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स को डिलीट कर दो जो आपने अपने सिस्टम में खुद डाउनलोड ही नहीं किए थे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो ऐसे सिस्टम्स को क्या करो, ऐसे प्रोग्राम्स को अपने सिस्टम से डिलीट कर दो। यहाँ पे हमें दिया है डू नॉट इंस्टॉल एन एंटी स्पाईवेयर एंड एंटीवायरस प्रोग्राम प्रेजेंटेड टू यू इन पॉपअप और ऐड, यानी कि जैसे अगर आपको देखा हो कि आपको जैसे
एडवर्टीजमेंट जब आप देखते हो तो आपको अलग अलग साइट्स पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। तो वहाँ पे अगर आपको कभी कोई दिख जाए कि ये हमारा एंटीवायरस है, आप इसको डाउनलोड कर लो, ये वाला आपका एंटी स्पाईवेयर है, इसको डाउनलोड कर लो, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो अपने फोन में या कंप्यूटर में, तो क्या होगा, हम आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो इस तरह के अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि ये वाला हमें एंटीवायरस डाउनलोड करना है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे एंटीवायरस को डाउनलोड मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो उन्होंने इसीलिए प्रमोट किया हो ताकि वो मालवेयर डाल सके। तो इस तरह के जो पॉपअप मैसेजेस होते हैं, जो एड्स में जो इस तरह से प्रमोशन किया जाता है, उन वालों को, उनसे थोड़ा सा क्या रहो, बच के रहो। और लास्ट दिया, यूज द पॉपअप विंडोज एक्स आइकन लोकेटेड ऑन द टॉप राइट ऑफ द पॉपअप टू क्लोज द एड इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन इन द पॉपअप इफ यू नोट। अच्छा, आपने देखा होगा जब आपको इस तरह की कोई अचानक से सामने कोई लिंक खोल रखी है, आप मान लो आपने कोई वेब पेज खोल रखा है, वहाँ पे आपको कोई ऐड देखने को मिल गई बहुत ही अजीब सी, अब वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रखा है, कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है, अब आपको थोड़ा ना, आप उसको सस्पेक्ट की नज़र से देखो कि इस पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो उसमें क्या करो, अब वहाँ पे लिखा होता है क्लोज और एक लिखा होता है क्रॉस का साइन बना होता है, तो वहाँ पे क्लोज पे क्लिक करने से बेहतर है कि आप क्या करो, क्रॉस पे क्लिक करो, ताकि क्या हो, आपने कोई बटन ना क्लिक किया हो और आप उसे नॉर्मली क्या कर सको, अपने सिस्टम से हटा सको। तो इस तरह से यूज करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसके जो क्लोज बटन को क्लिक करने पर ऐसा हो सकता है कि वो, जैसे अब आपको सिर्फ एक बार टच करना होता है, अगर वो लिंक ओपन होती है या नहीं होती है, तो अब आपको सिर्फ उसे एक बार क्या करना होता है, एक बार ओपन करके देखना होता है, चाहे आप उसके क्लोज बटन को दबा रहे हो या उसके लिंक को दबा रहे हो, मालवेयर को जाने के लिए सिर्फ एक टच की जरूरत होती है। तो आप ये सारी चीजें ना टच करके क्या कर सकते हो, उसका जो क्रॉस बटन होता है उसको क्लिक कर दो, ताकि क्या हो, वहां से ऑटोमेटिकली हट जाए और कोई भी मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर ना आए। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मेरा का एंटीवायरस, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या कहती है, सॉल्यूशन है, इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे पहला जो है एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी मालवेयर भी बोलते हैं। इनिशियली ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था, ये इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हम डिटेक्ट कर सके और रिमूव कर सके जो वायरसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ गए हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया, इसलिए इसे एंटीवायरस बोला गया। जो वायरस कंप्यूटर के अंदर आए हैं उसको हटाने के लिए हमने एंटीवायरस क्रिएट किए थे। अब ये क्या करते हैं, ये टाइम के साथ साथ जैसे ये वायरसेस और ये जो हमारा मालवेयर है ये इवॉल्व हुआ, बिल्कुल उसी के साथ साथ टाइम के साथ साथ ये भी जो हमारे एंटीवायरस है ये भी इवॉल्व होते गए, और अब ये प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के और रिमूवल के लिए क्या वाइड रेंज में यूज होते हैं। अब ये मेथड्स ऑफ मालवेयर आइडेंटिफिकेशन में कौन सा दे रखा है, जैसे हमें एंटीवायरस का दे रखा था, तो पहला है हमारा सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, दूसरा है सैंडबॉक्स डिटेक्शन, फिर थर्ड है हमारा डेटा माइनिंग टेक्निक और उसके बाद लास्ट दे रखा हमारा रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो इन सबको पढ़ना स्टार्ट करता है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में दे रखा है, इन दिस मेथड एन एंटीवायरस वर्क विद द हेल्प ऑफ अ सिग्नेचर बेस्ड नोन एज वायरस डेफिनेशन फाइल VDF. This file consists of virus signature and is updated continuously on a real-time basis. This makes the regular update on the antivirus software a must. If there is an antivirus software with an outdated VDF, it is as good as having no antivirus software installed, as the new malware will infect the system without getting defected. यानी कि हमें क्या बोला है कि जैसे सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या है कि इसमें क्या होता है, ये जो हमारा एंटीवायरस है ये अगर हमारे सॉफ्टवेयर में डाउनलोडेड है तो ये क्या करेगा, जो वायरस अगर आएगा तो इसे क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे चेक करता रहता है। अब जैसे अगर हमारा एंटीवायरस अगर वो क्या कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहेगा, तो जो अगर एंटीवायरस जो है अब वो अपडेटेड है, वो सॉफ्टवेयर काफी अच्छे से काम कर रहा है। अब अगर हमारे सिस्टम में कोई मालवेयर, कोई वायरस आ जाता है तो क्या है कि अगर वो उसके बराबर का ही है, यानी कि सेम लेवल का ही होगा ना, तो हमारा एंटीवायरस क्या करेगा, उसको हरा देगा। पर अगर क्या हो, मान लो ऐसा हो कि हमारा वायरस का जो वर्जन है ये वो इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं है, वो थोड़े से प्रीवियस वर्जन का है, रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो एक आउटडेटेड वर्जन का है, तो हम कह सकते हैं तो फिर हमारे लिए इतने ही फायदेमंद है, मान लो कि वायरस जैसे हो ही ना, क्योंकि अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा अपडेटेड है तो वो और ज्यादा बेहतर है। और वायरस जो है वो तो एंटीवायरस तो डाउनलोड इसलिए किया जाता है ताकि हमारे वायरस को हरा सके। वायरस जो आया है वो तो ऑलरेडी क्या है, आउटडेटेड है, तो उसको हराना क्या है, हमारा एंटीवायरस के लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन से एक हम कहते हैं कि एक चेक रखते हैं, रेगुलर चेक रखते हैं अपने वायरसेस पर, और क्या करता है फिर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। सो दिस मेथड ऑल्सो फेल्स टू डिटेक्ट द मालवेयर दैट हैज एबिलिटी
to change its signature polymorphic and the malware that has some proportion of its coding of code encrypted। पर यहाँ पे क्या है, जैसे अगर कोई वायरस है, अगर वो सेम सिग्नेचर के साथ सेम कोड के साथ चल रहा है तो क्या है, तो हमारा वायरस जो एंटीवायरस है उसे पकड़ लेगा। पर मान लो अगर कोई वायरस क्या है जो अपने रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, अपने सिग्नेचर को चेंज कर सके, तो क्या हो, तो फिर हमारा जो एंटीवायरस है वो यहाँ पे फेल हो जाए, हमारा एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब पड़ता है अपना सैंडबॉक्स डिटेक्शन। तो सैंडबॉक्स में क्या है, इन दिस मेथड अ न्यू एप्लीकेशन और फाइल इज एग्जीक्यूटेड इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट सैंडबॉक्स and its behavioral fingerprints is observed for a possible malware. Depending on its behavior, the antivirus engine determines if it is a potential threat or not and proceed accordingly. Although this method is a little slow, it is very safe as the new unknown application is not given access to actual resource of the system. यानी कि सैंडबॉक्स डिटेक्शन में क्या होता है, एक नई एप्लीकेशन, एक नई फाइल जो आपके एनवायरनमेंट में, आपके कंप्यूटर सिस्टम के एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेगी, तो उससे क्या होगा, इसका काम है कि ये क्या करता है, एक अपने वायरस पर, अपने मालवेयर पे एक चेक रखेगा, उसको देखेगा कि क्या इस वायरस से हमें कोई थ्रेट है भी, क्या ये हमारा सच में कुछ बिगाड़ भी सकता है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या करता है, आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करता है। अब ये मेथड जो है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है, पर क्या होता है, बहुत ज्यादा सेफ होता है हमारे लिए। ये क्या करता है, जितने भी अननोन एप्लीकेशंस हैं उन सबको हमारे सिस्टम में आने का एक्सेस ही नहीं देता, ताकि क्या हो, कोई मालवेयर आ ही ना पाए। तो उन सबका थ्रेट अगर कोई है तो देखेगा कि इससे हमें कोई थ्रेट है भी या नहीं, इससे हमें डरने की जरूरत है भी या नहीं, और दूसरों को तो क्या है, अननोन एप्लीकेशंस को एक्सेस ही नहीं देगा ताकि वो हमारे सिस्टम में और कुछ गड़बड़ कर पाए। तो ये क्या है, थोड़ा स्लो है पर बेहतर है। अब बात करते हैं हमने डेटा माइनिंग टेक्निक्स की। तो डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, दिस मेथड एम्प्लॉय वेरियस डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू क्लासिफाई द बिहेवियर ऑफ अ फाइल एज ईदर बिगिनिंग और मलिशियस। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा माइनिंग टेक्निक्स क्या है, ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग और हमारी कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पे जितने भी हमारे मलिशियस बिहेवियर है उन सबको हम क्या कर सके, समझ सके, हम नहीं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो डेटा माइनिंग टेक्निक्स में यही होता है कि हम जो फाइल्स हैं उनके बिहेवियर को क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं, उनको समझना स्टार्ट करते हैं कि किसमें प्रॉब्लम हो सकती है और किसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये डेटा माइनिंग टेक्निक्स में आता है। अब जो हमारा डी हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, आफ्टर अ मालवेयर इन्फेक्शन फॉलोज a certain pattern, here the source code of a suspected program is compared to virus that are already known are as heuristics database। इसमें है कि जैसे हमारे जो मालवेयर इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, वो कुछ सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं कि हाँ इस तरह से आएगा, फिर वो ये काम करेगा, तो और फिर उसके बाद इस तरह से इन्फेक्ट करेगा। तो क्या कि वो एक पैटर्न में काम करता है। तो मालवेयर इन्फेक्शन क्या करेगा, पैटर्न को पकड़ के चलेगा। तो हमारा ये क्या करता है, फिर ये उसको सस्पेक्ट कर लेता है कि उसका सोर्स कोड तो सब कुछ चेक करके रखता ही है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, अपने वायरस को कंपेयर करेगा कि ये ऑलरेडी था या नहीं है, और अगर इसे लगता है कि हाँ ये तो कोई मालवेयर है या कोई वायरस है जो पहले भी आ चुका है या पहले नहीं है पहली बार आया है, तो उस सबको सस्पेक्ट करने के बाद ही क्या करेगा, उसको वहां से हटाने का काम करेगा। सो इफ द मेजॉरिटी ऑफ द सोर्स कोड मैचेस विद एनी कोड ऑफ हेरिस्टिक डेटाबेस द कोड इज फ्लैग्ड एज अ पॉसिबल थ्रेट। यानी कि अगर हमारा जो सोर्स कोड है वो मैच कर रहा है और उसे पता चल जाए कि हाँ हमारा जो हेरिस्टिक डेटाबेस है उससे ये काफी ज्यादा मैच कर रहा है हमारा कोड, तो फिर उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, हमारा एक मालवेयर है, इससे हमें डरने की जरूरत है। तो फिर इस तरह से ये करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद हमें दे रखा है ई पार्ट हमारा। तो ई में क्या दिया है, सम मालवेयर रिमेन्स डोरमेंट और गेट एक्टिवेटेड आफ्टर सम टाइम, सच मालवेयर नीड्स टू बी चेक्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। इन दिस टेक्निक द एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर कीप्स रनिंग इन द बैकग्राउंड एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन और फाइल for any suspicious activity while it is being executed, that is when it resides in active main memory of the computer system। यानी कि रियल टाइम प्रोटेक्शन क्या है, रियल टाइम प्रोटेक्शन यहाँ पे हमारे लिए काम करता है कि जैसे मान लो कि आपने कोई आज एंटीवायरस के थ्रू आपने या फिर कोई मालवेयर आपने किसी भी सिस्टम के थ्रू आपने उसे हटा दिया, पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं जो पहले हट जाते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से आ जाता है बेशर्मों की तरह। तो फिर उनके लिए क्या है, अब उनके लिए हमें एक रेगुलर चेक रखना पड़ेगा कि कहीं आना जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, ई पार्ट का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ये टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को चलाते रहते हैं। यानी कि जो हमारा एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है वो एक बार उसने मालवेयर हटा दिया ठीक है, पर उसको रेगुलर बेसिस पे हम
काम पे लगा के रखते हैं ताकि क्या हो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि टाइम के बाद आए तो ऐसा ना हो पाए। आई होप आपको जितने भी मेथड से वो सारे समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे अपना स्पैम। तो स्पैम क्या होता है? स्पैम इज अ broad term and applies to various digital platform like messaging, forms, chatting, emailing, advertisements, etc. However, the widely recognized form is email spam. Depending on their requirements, organization or individual buy or create a mailing list of email addresses and repeatedly send advertisement links and invitation email to a large number of users. This creates unnecessary junk in the number of users. This creates unnecessary junk in the inbox of receiver email and often tricks a user into buying something or downloading a paid software or malware. Nowadays, email like Gmail, Hotmail, etc. have an automatic spam detection algorithm that filters email and make things easier for the end user. A user can also mark an undetected unsolicited emails as spam, thereby ensuring that such type of email is not delivered into the inbox as normal emails in futures. यानी कि क्या बोला कि जैसे स्पैम है हमारा क्या है, बोर्ड टर्म है जो क्या करता है बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अप्लाई होता है। मान लो अगर आप मैसेज कर रहे हो, फॉर्म्स कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, ईमेलिंग कर रहे हो या एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो इन सब का स्पैम हो सकता है। यानी कि इन सब का आप रेकलेसली रिपीटेडली क्या कर सकते हो, रिपीटेडली भेज सकते हो। पर जो हमारी फेमस फॉर्म है स्पैम की वो क्या हमारा ईमेल स्पैमिंग, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसके लिए यूज होता है स्पैम में वो हमारी ईमेल होती है। क्योंकि कोई ना कोई हर बार क्या है, हर एक बंदा क्या करता है अपनी ईमेल बना के रखता है और फिर उसका यूज करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इंडिविजुअल्स या फिर हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बाय करती है या क्रिएट करती है मेल लिस्ट और फिर क्या करती है उन्होंने एक लिस्ट बना ली कि इन सब लोगों को हमें ये करना है, ये ईमेल सेंड करनी है। तो इस ईमेल में कोई लिंक हो सकती है, कोई एडवर्टीजमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई इन्विटेशन का ईमेल हो सकता है। तो ऐसा लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को क्या किया जाता है, इस तरह की ईमेल्स भेजी जाती है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन को अपना कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो वो इस तरह की लार्ज ईमेल्स क्रिएट करेगी। पहले तो बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस लेगी और उन सबको क्या करेगी, लार्ज नंबर में वो ईमेल सेंड करना शुरू करेगी। तो ये क्या करता है, अननेसेसरी जंक, एक अननेसेसरी हम कह सकते हैं स्पैम क्रिएट करता है कि हमें वो प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए फिर भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई जा रही है। तो इसलिए क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है कि उससे आपको मालवेयर भी ट्रांसफर हो सकता है। या तो आप रेकलेसली आपको इतना ज्यादा भेज जा रहा है तो आपको एक प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए होगा तब भी आप उसे बाय कर लोगे, या आप कोई पेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो या फिर कोई मालवेयर भी ले सकते हो। तो जो हमारी ईमेल सर्विसेज है जैसे हमारी जीमेल हो गई, हॉटमेल हो गई, तो ये सब क्या करते हैं अभी इतनी ज्यादा यूज होते हैं तो इन्होंने क्या किया, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी अपने यूजर्स को कि वो क्या करते हैं ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम पहले से ही अपने इन सब में सिस्टम में डाल के रखते हैं ताकि वो पहले ही फिल्टर कर सके कि क्या तो एक नॉर्मल मेल है और क्या एक स्पैम या एक जंक मेल हो सकती है। तो उस स्पैम को क्या है वो अलग से ही अलग कर देता है और उसे हमारे इनबॉक्स में शो नहीं होने देते। वो स्पैम वाले सेक्शन में या फिर जंक वाले सेक्शन में आपको शो होती है मेल्स कि ये नॉर्मल मेल्स नहीं थी, ये फालतू की मेल्स आई थी, तो आप इन्हें अलग से देख सकते हो पर वो इनबॉक्स में वो मेल शो नहीं होती। अब पढ़ते हैं अपना HTTP वर्सेस HTTPS, यानी कि अभी दोनों ही हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था पर बहुत ब्रीफ में पढ़ा था। मैंने सिर्फ ये बताया था कि HTTP हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और HTTPS क्या है, उसका एक सिक्योर्ड वर्जन है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अब इन्हें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करके देखेंगे कि हाँ क्या चीज क्या है, तो अच्छे से पढ़ते हैं। सो दोनों ही सेम ही है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है। HTTP वर्सेस HTTPS देखेंगे तो मैंने इनको पहले एक ब्रीफ में थोड़ा सा बताया था कि दोनों क्या है। पहले HTTP क्या है हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS क्या है, इसका ही एक सिक्योर्ड वर्जन है, सिक्योरिटी इसमें ज्यादा होती है। तो इसका और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ते हैं कि दोनों ही क्या है। ये तो हमें पता है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और जो HTTPS है वो उसका थोड़ा सा वेरिएंट है क्योंकि ये क्या है, सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा देता है। आर अ सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न हाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिट ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये क्या है, ये हमारा ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स है जो हमें गवर्न करते हैं कि हमें किस तरह से अपने डेटा को ट्रांसफर करना है www पर। तो क्योंकि ये क्या है, वेब पेजेस का काम करता है, तो किस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन शो करनी है अपने वेब पेज पर, अपने डेटा पर, अपने www वर्ल्ड वाइड वेब पर हमें किस तरह से अपने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, किस तरह से ट्रांसमिट करना है, तो ये हमें समझाएगा, इस तरह के प्रोटोकॉल्स हमें देगा। इन अदर वर्ड्स दे प्रोवाइड रूल्स फॉर द क्लाइंट वेब ब्राउजर एंड सर्वर टू कम्युनिकेट, यानी कि जो हमारा HTTP है या HTTPS है ये क्या करता है, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है कुछ रूल्स कि उसे वेब ब्राउजर किस तरह से यूज करना है और सर्वर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सो HTTP क्या करेगा, सेंड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क एज इट इज, जैसा आपने भेज दिया आपने कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपने वो इन्फॉर्मेशन भेजी, HTTP उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, नेटवर्क को वैसे के वैसे ही सेंड कर देगा और क्या करेगा, डज नॉट स्क्रैम्बल द डेटा
बी ट्रांसमिटेड लीविंग इट वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम हैकर्स। यानी कि ये क्या करेगा, ये इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता कि मान लो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आया, अब आपने वो ले ली, पर ये HTTP क्या करेगा, जैसे अगर आपके पास आपके कोई नया वेब पेज खुला ओपन हुआ, अब उसमें अगर कोई हैकर है या कुछ ऐसा चीज है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस सबका सेफ्टी इतना ध्यान फिर आपका जो HTTP है वो आपके लिए नहीं रखता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेंस HTTP जो है वो हमारा सफिशिएंट वेबसाइट के लिए विद पब्लिक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग लाइक न्यूज पोर्टल, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू डीलिंग with personal information, banking credential and password, we need to communicate data more securely over the network using HTTPS। यानी कि HTTP क्या है कि हम उसे इस तरह के पब्लिक काम के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से लेस सिक्योर है, पर उसके अगर हमें जो कुछ पब्लिक काम से उनके लिए हम पब्लिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, जैसे न्यूज पोर्टल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, इन सबको शेयर करने के लिए हम HTTP का यूज कर सकते हैं। पर मान लो कि अगर हमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है या हमें अपनी बैंकिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, अपने पासवर्ड सेंड करना है, तो तब हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। तो तब हम क्या करते हैं, HTTPS का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी डेटा ट्रांसफर हुआ है सबको इनक्रिप्ट करके रखेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो भी रिसीवर एंड है वहां पे क्या कर देगा, जिसको भी वो इन्फॉर्मेशन मिली, अब वहां पे उसके पास कोई बैकअप ना रह जाए, इसलिए क्या कर देगा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा और फिर क्या है, रिकवर करेगा अपने ओरिजिनल डेटा को। सो HTTPS क्या है, वो हमारे थोड़े से ज्यादा सेफर साइड पे होते हैं। अगर हम HTTP की देखें तो HTTP भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और HTTPS भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, पर HTTPS में जो S है वो स्टैंड करता है हमारा सिक्योरिटी के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो आप क्या करोगे, HTTPS का यूज करोगे। अब बात करते हैं फायरवॉल की। तो फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर फायरवॉल इज अ नेटवर्क security system designed to protect a trusted private network from unauthorized access or traffic organization from an untrusted outside network। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे एक लैन है, फिर एक फायरवॉल है, फिर एक वैन है, तो यहाँ पे क्या है, फायरवॉल बीच में एक दीवार की तरह होता है कि कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है अनट्रस्टेड है या फिर जो मालवेयर हमें सेंड कर सकती है, तो इस तरह की जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको आने से रोकते हैं। जो फायरवॉल है वो उसे क्या करेगी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आने से रोकेगी। ये क्या करेगी, एक ट्रैफिक क्रिएट कर देगी और ऐसा कर सकते हैं कि जो भी अनट्रस्टेड आउटसाइडर नेटवर्क्स होते हैं उन सबका डिफिकल्ट कर देगी हमारे सिस्टम के अंदर घुसना। तो कंप्यूटर फायरवॉल क्या करता है, हमारे सिस्टम को ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई मालवेयर ना आ जाए। सो इंटरनेट और डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम नेटवर्क टू विच इट इज कनेक्टेड, फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एज बोथ। यानी कि फायरवॉल को हम सॉफ्टवेयर एज वेल अपने हार्डवेयर में भी क्या कर सकते हैं, उन दोनों में ही डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। As discussed earlier, a malware like worm has the capability to move across the network and infect other computers. The firewall acts as a first barrier against malware। यानी कि जैसा हमने देखा था कि जो worms थे वो क्या करते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे में इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो फायरवॉल है वो क्या करेगी, वो बीच में खड़ी हो जाती है और क्या करती है, ऐसा पहला बैरियर बनती है कि मालवेयर क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो। तो इसलिए फायरवॉल क्या है, बहुत ज्यादा बेहतर है। एक तो दूसरे किसी सिस्टम से मालवेयर को आने नहीं देगी, और मान लो अगर कोई एग्जिस्टिंग मालवेयर है भी, जैसे मान लो वर्म है, तो वर्म तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा, तो फायरवॉल क्या करेगी, इस तरह से वो मूव ना कर सके तो उसको भी वो रोकती है। सो अ फायरवॉल एक्ट एज अ नेटवर्क फिल्टर। तो फायरवॉल क्या करेगी, एज अ फिल्टर की तरह काम करती है और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है कि कहीं कोई इनकमिंग और आउटकमिंग ट्रैफिक जो भी है वो सबको चेक करती रहेगी कि क्या चीजें हमारी, क्या फाइल्स, क्या एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्या एप्लीकेशंस जा रही है, तो उन सबका ध्यान रखेगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है लैन और फायरवॉल का, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ फायरवॉल के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फायरवॉल में है क्या। स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना, जैसे हमें कुकी पढ़ना था। तो पहले टाइप ऑफ फायरवॉल में क्या है, तो नेटवर्क फायरवॉल है और दूसरा है हमारा होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो पढ़ते हैं अपना नेटवर्क फायरवॉल पढ़ता है पहले। तो इसमें क्या दिया है, इफ अ फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और मॉनिटर इन द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, इट इज टर्म्ड एज नेटवर्क फायरवॉल। यानी कि जब हमारा कोई फायरवॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स के बीच में या हमारे दो या दो से ज्यादा मॉनिटर्स के बीच में अगर हमारा फायरवॉल प्रेजेंट है तो हम उसे क्या करेंगे, टर्म करेंगे उसे एज अ नेटवर्क फायरवॉल। यानी कि वो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स के बीच में आकर क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, तो वो हमारा एक नेटवर्क फायरवॉल होगा। होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, if a firewall is placed on a computer and monitor the network traffic to an end from that computer, it is called a host based firewall। यानी कि इसमें क्या है, नेटवर्क
फायरवॉल में क्या था कि 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स के मॉनिटर्स के बीच में हमारा फायरवॉल हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। पर होस्ट बेस्ड में क्या है कि यहाँ पे हमारा फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रेजेंट है, हमारे कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स के अंदर वो क्या है प्रेजेंट है और हमें बाहर के ट्रैफिक से बचा रहा है। तो वो होगा हमारा होस्ट बेस्ड फायरवॉल। अब पढ़ते हैं कुकी। सो कुकी जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ, हमारे एक मैजिकल कुकी होती है, यानी कि यूज्ड बाय यूनिक्स प्रोग्रामर्स टू इंडिकेट अ पैकेट ऑफ डेटा दैट अ प्रोग्राम रिसीव एंड सेंड इट बैक unattached. A computer cookie is a small file or data packet which is stored by a website on the client's computer. A cookie is edited only by the website that created it. The client computer act as a host to store that cookie. Cookie are used by the website to store browsing information of the users. यानी कि जो कुकी है वो कहाँ से आया, हमारा एक मैजिकल टर्म थे, हमारा हमारे एक मैजिक कुकी थी जो हमारे यूनिक्स प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये एक हमारा पैकेट है जो स्मॉल डेटा को क्या करता है अपने अंदर रिसीव करके रखता है, उस डेटा को वो शेयर करता रहता है। तो कुकी यहाँ पे क्या है, कुकी यहाँ पे हमारा सिर्फ कुकी को वही लोग एडिट कर सकते हैं जिन्होंने क्या किया है उसको वो क्रिएट किया हुआ। तो मान लो कुकी हमारा किसी वेबसाइट पे प्रेजेंट है तो सिर्फ वही लोग उसे क्रिएट कर पाएंगे या उसको कुछ चेंजेस कर पाएंगे उसमें जिन्होंने क्या किया होगा उस वेबसाइट में उस कुकी को क्रिएट किया होगा। सो कुकी आर यूज, जैसे कुकी अब यूज क्यों करता है, हम कुकी का यूज करते हैं, मान लो हमने कोई वेबसाइट ली, अब उससे हमें कोई ब्राउजिंग हम कर रहे हैं और उसके दौरान हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपने पास सेव करके रखनी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम क्या करेंगे, कुकी का यूज करेंगे। कुकी क्या है, वो स्मॉल डेटा को अपने पास में रख लेगी। फॉर एग्जाम्पल, while going through an e-commerce website, when a user adds items to cart, the website usually use cookie to record the item of the cart। यानी कि मान लो हम कुकी का यूज कैसे कर रहे हैं, एग्जांपल दे रखा है कि आप क्या कर रहे हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हो और वहाँ पे यूजर ने क्या किया, कुछ चीजें अपने कार्ट में ऐड कर ली, तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट क्या करती है, कुकी का यूज करती है और ध्यान रखती है कि ये चीजें क्या करनी थी, हमें स्टोर करके रखनी थी। तो इस तरह से हमारी कुकी काम करती है। Depending upon the task, there are different type of cookies. Session cookies keep track of the current session and even terminates the session when there is a time out। यानी कि जो हमारी कुछ इस तरह की कुकीज होती हैं जिनके कुछ टाइम के पर्टिकुलर सेशन के लिए चलती हैं और जब उनका टाइम आउट हो जाता है तो वो क्या होती है, बंद हो जाती है। सो टर्मिनेट हो जाती है। देयर इज टाइम आउट बैंकिंग वेबसाइट, जैसे हमारी जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती है उन सबका एक सेशन होता है कि इतने टाइम के लिए चलेंगी, उसके बाद ही बंद हो जाएंगी, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो डाल दो। तो ये जो टाइम के साथ में वेबसाइट चलती है वो हमारी वो वाली कुकीज होती है जिनका टाइम सेशन है। बट इफ यू एक्सीडेंटली लेफ्ट योर ई बैंकिंग पेज ओपन, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे अब ये करते क्यों है, टाइम के साथ क्यों होता है कि मान लो आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबको नहीं देनी है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने अपने बैंकिंग वेबसाइट खोल रखी थी, अब वहां पे आपने एक्सीडेंटली क्या हो गया, आपने वो बंद करके ऐसे ही रख दिया, आपको याद नहीं रहा और आपने ऐसे ही वो खोल करके ऐसे ही छोड़ दिया और फिर आप भूल गए। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपका टाइम आउट होगा तो वो जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो वहां से हट जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे सेशन खत्म हो गया, तो फिर वो सब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर भी ऐसे ही शेयर नहीं हो जाती। तो इसलिए जो है हमारे टाइम आउट वाले सेशन जो है वो यूज होते हैं। तो आप समझ में आएगा। सो दिस वे यू डू नॉट नीड टू लॉग इन अगेन एंड अगेन with visiting different web pages or links of the same website. Similarly, authentication cookies are used by a website to check if the user is previously logged। हाँ, यानी कि हमारी कुछ ऐसी कुकीज भी होती हैं जो किस काम आती हैं कि हमारे यूजर ने अगर पहले से ही लॉग इन कर रखा है तो बार बार उससे लॉग इन नहीं करवाएंगे, बार बार उससे पासवर्ड, बार बार उससे वो सारी चीजें नहीं डलवाएंगे। एक बार हमारे वेब पेज को क्या कर सकता है, अगर वो एक्सेस कर सकता है तो बार बार उसे सेम इन्फॉर्मेशन डला के परेशान नहीं करेंगे। तो ये क्या करना है, हमारे लिए फैसिलिटी के लिए ही काम होता है। सो पर इससे कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। मान लो कि आपने तो लॉग इन कर दिया हो पर दूसरा बंदा वहाँ पे वेबसाइट पे आ जाए और वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल ले, अब वो बार बार आपसे लॉगिन नहीं करवाएंगे, ऑलरेडी लॉगिन होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। पर ये फैसिलिटी के लिए ही बनाया गया था क्योंकि अक्सर हम ही लोग इसे यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए काम आती है। अब थ्रेड्स क्या हो सकता है हमें कुकी से, तो यूजुअली कुकी आर यूज फॉर एनहांसिंग द यूजर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, डू नॉट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। यूजुअली क्या होता है, जो हमारी कुकी होती है वो किस लिए होती है कि हम यूजर के जो एक्सपीरियंस है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, उसको बेहतर बना सकें। क्योंकि अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप उसको कुकी में स्टोर करा सकते हो। तो इस तरह से कुकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, कुछ इन्फेक्ट नहीं करता आपके कंप्यूटर को, क्योंकि वेबसाइट्स खुद ही इसे देती हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होती। पर कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुकी क्या करना है, हमें कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे, तो वहां पे क्या फिर तो मालवेयर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सम मालवेयर माइट डिस्गाइज एज cookie, example super cookies। There are another way cookie called a zombie cookie that gets recreated after being deleted। Some third party cookie might share user data without the consent of the user for advertising or tracking purpose। As
as common example, if you search a particular item using your search engine, a third party cookie will display advertisement showing similar items or other website that you visit later. So one should be careful while granting permission टू एनी वेबसाइट टू क्रिएट एंड स्टोर कुकीज ऑन द यूजर कंप्यूटर। यानी कि हमारी जो कुकीज है वो हमारे लिए कोई मालवेयर क्रिएट नहीं करके देती, जानबूझ के नहीं क्रिएट करती, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ने क्या किया हो, जानबूझ के हमें ऐसी कुकीज दी हो जो हमारे लिए मालवेयर क्रिएट करे। तो इस तरह की जो कुकीज होती है वो क्या करेंगी, जैसे हमारी सुपर कुकीज या फिर जो हमारी ज़ॉम्बी कुकीज है या हमारी अदर टाइप की कुकीज है, और ये क्या करती है, अगर हम इन्हें डिलीट भी करें तब भी क्या हो जाती है, वापस से हमारे पास आ जाती है, तो ये रिक्रिएट हो जाती है। तो प्रॉब्लम है। तो कभी कभी क्या होता है, थर्ड पार्टी जो है वो इन कुकीज को क्रिएट करता रहता है ताकि क्या हो, या तो वो हमारे सिस्टम्स में से एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए उसे यूज कर सके, या फिर क्या कर सके, हम पे क्या कर सके, प्रॉपर चेक रख सके, हमको ट्रैक कर सके। इसके लिए भी क्या करता है वो कुकीज, ये जो था थर्ड पार्टी जो है उन कुकीज को डाउनलोड करवाता है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, जैसे मान लो आप अगर आपने कोई वेबसाइट खोली हो, अब वहाँ पे आप कोई चीज चेक कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि कोई एक अदर लिंक भी होती है जो आपको सिमिलर जो चीजें हैं उससे रिलेटेड दिखा रही होती है। तो उनको आपको ध्यान रखना है कि ऐसी वेबसाइट से थोड़ा दूर रहोगे, ऐसा हो सकता है कि उनसे आपको मालवेयर आ जाए। तो अब हैकर एंड क्रैकर पढ़ते हैं। हैकर एंड क्रैकर हमारे वो लोग हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों को कंप्यूटर सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज होती है, फुल टू नॉलेज होती है, और फिर ये क्या करता है, उस नॉलेज का कभी कभी मिसयूज कर लेता है, चाहे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हो, कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इन सब की नॉलेज क्या है, हैकर्स और क्रैकर्स अपने पास में रखते हैं, फिर इस नॉलेज का यूज करके क्या करते हैं, अपने सिस्टम में चेक करता है, किसी के भी सिस्टम में जहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें चेक करते हैं कि कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, या ऐसी कोई हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वल्नरेबिलिटी तो नहीं है कि जिससे हमारे अपने कंप्यूटर जो है उसका एक्सेस को हम यूज कर सके, उसको हम क्या कर सके, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तो इसलिए क्या करते हैं, जो हमारे हैकर्स हैं काफी ज्यादा स्किल्ड पर्सन होते हैं, और ये क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर का जो है कंट्रोल अपने पास लेकर के उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे हैकर्स एंड क्रैकर्स में आते हैं। तो अब जैसे पहला भी है हमारा व्हाइट हैट्स। तो व्हाइट हैट्स क्या होता है, ये हमारे एथिकल हैकर्स होते हैं, यानी कि ये क्या है, ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपने नॉलेज का यूज करके क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हम इस चीज को हैक कर सकते हैं या नहीं। मान लो जैसे गवर्नमेंट के लिए भी हैकर्स काम करते हैं और कुछ हमारे खिलाफ में भी काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे उसको हम कह सकते हैं, यानी कि जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि उनको अपनी नॉलेज का वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं। मान लो कि आपने कोई चीज हैक कर ली और फिर आप समझा रहे हो कि ये देखो ये इस तरह से हैक हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो यानी कि अब आप अगर आपकी कोई चीज हैक हो सकती है तो आपको पता चल जाएगा कि वहां से इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको सब पता चल जाए तो फिर आप उसको बेहतर करने की, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये हैकर्स क्या करते हैं, गुड इंटेंशन के साथ में सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की मदद करने के लिए क्या करते हैं, ये हैकिंग करते हैं। यानी कि इनको सिस्टम दे देंगे, फिर उनके बाद क्या करेंगे, उसको हैक करके दिखाएंगे कि मान लो ये एप्लीकेशन हैक कर ली, या कोई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट हैक कर लिया, या इनको जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि गूगल को कभी कभी कोई उसकी साइट को हैक कर लेता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि गूगल में अभी ये लूप होल है, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो बेहतर करने के लिए जो काम करते हैं वो हमारे एथिकल हैकर्स होते हैं। ये काम कर रहे हैं ताकि क्या कर सके, थ्रेट्स और लूप होल से बचा जा सके। तो ये हमारे व्हाइट हैट्स होते हैं। अब ब्लैक हैट्स क्रैकर्स कौन होंगे, ये हमारे वो हैकर्स हैं जिनके पास नॉलेज है, पर ये क्या करते हैं, ये उस नॉलेज का मिसयूज करते हैं। इसलिए इन्होंने मिसयूज किया, इन्होंने क्या किया, मान लो हैकिंग करी और उसके बाद फिर पैसे मांग रहे हैं कि भैया हमें तो इतना पैसा दो और फिर उसके बाद अपना ये अकाउंट छुड़ा लो हमसे। तो इस तरह का जो काम करते हैं ये हमारे ब्लैक हैट्स में आते हैं। ग्रे हैट्स होते हैं हमारे कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट हैकर इज नॉट ऑलवेज क्लियर, देयर एग्जिस्ट अ ग्रे एरिया इन बिटवीन विच रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ हैकर दैट आर न्यूट्रल। यानी ये क्या होता है, ये हमारे न्यूट्रल हैकर्स हैं, बट दे डू नॉट डू सो फॉर मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल गेन्स। पर ऐसा नहीं है कि हर बार ये काम सिर्फ पैसे के लिए ही करेंगे या पॉलिटिकल गेन के लिए ही करते हैं। ये न्यूट्रल लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने सिस्टम को हैक करके उसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटी होती है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सो द ग्रे हैट्स टेक सिस्टम सिक्योरिटी एज अ चैलेंज एंड जस्ट हैक सिस्टम फॉर इट फन। यानी कि अब कभी कभी जैसे हमारा जो पैसे के लिए जो काम हो रहा है वो तो हमारे ब्लैक हैट्स करेंगे। ब्लैक हैट्स तो बहुत ही बदतमीज होते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए ही सारा काम करते हैं और गलत काम ही करेंगे, गलत इंटेंशन के साथ ही करेंगे। व्हाइट हैकर्स भी काम करते हैं पैसे के लिए, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। अब उन्हें पैसा मिल रहा है इस काम के लिए कि आपने अच्छा काम किया, आपने गवर्नमेंट की मदद करी या आपने किसी और की मदद करी, तो आपको उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। पर यहाँ पे जो ग्रे हैकर्स हैं, ये ग्रे हैकर्स क्या है, ये बीच में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने मजे के लिए सारा काम करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एमेच्योर होता है अपने मजे के लिए खेलता है, बिल्कुल इसी तरह से जो ग्रे हैकर्स हैं वो अपने फन के लिए ही ये सारी चीजें करते हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट क्या है,
जैसे पढ़ते हैं। सो डेनियल ऑफ सर्विसेज, तो नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ थ्रेट्स हमें पढ़ने, जिसमें पहला आया है डेनियल ऑफ सर्विसेज। तो इसमें क्या है, डेनियल ऑफ सर्विस, DOS इज अ सिनेरियो वेयरइन एन अटैकर हैकर लिमिट्स और स्टॉप्स एन ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस अ सर्विस डिवाइस और एनी सच रिसोर्स बाय ओवरलोडिंग दैट रिसोर्स legitimate request. The DOS attack floods the victim's resources with traffic, making the resource appear busy. If attackers carry out a DOS attack on a website, they will flood it with a very large number of network packets by using different IP address. तो डेनियल ऑफ सर्विस आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये क्या है, ये हमारा एक हैकर का अटैक होता है, ये एक अटैकर होता है, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं कि मान लो कि एक इस तरह की हमारी रिक्वेस्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे आप एक यूजर हो, अब आपने कोई वेबसाइट पे कुछ चीज सर्च करनी स्टार्ट करी, अब आपको वहां से इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे फिर DOS अटैक होता है कि उस वेबसाइट पे क्या होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क पैकेट्स आएंगे और डिफरेंट IP एड्रेस के थ्रू क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो सर्वर है, जो वेब सर्वर है, वो वहाँ पे काफी ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। अब बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, वो कैपेबल नहीं होता कि वो क्या कर सके हर लेजिटिमेट यूजर को उसका जो भी उसकी सर्विस है उसको प्रोवाइड कर पाए। कभी कभी ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और जो हमारा यूजर के पास में जो इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी, तो कभी कभी वो नहीं जा पाती। तो उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वहां पे हम कह सकते हैं कभी कभी कि वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारा डैमेज है वो थोड़ा सा हो जाता है। तो some way DOS attack can be done on resource like email servers। तो DOS अटैक हमारे कहाँ पे हो सकता है, जैसे हमारे ईमेल सर्वर्स पर हो सकते हैं, जो हमारे नेटवर्क स्टोरेज है वहाँ पर हो सकते हैं, डिस्टर्बिंग कनेक्शन बिटवीन टू मशीन्स और डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसेटिंग ऑफ सेशंस। तो ये सारी चीजें जो है कभी कभी हमें यहाँ पर हमारा DOS अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरलोड बढ़ने की वजह से उस साइट पर हमारी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं हो पाती। सो इफ अ DOS अटैक मेक अ सर्वर क्रैश, द सर्वर और रिसोर्स कैन बी रीस्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम द अटैक। यानी कि कभी कभी अगर क्या हो, DOS की अटैक की वजह से हमारा सर्वर जो है वो क्रैश कर जाए और इन्फॉर्मेशन ना जा पाए, तो सर्वर क्या कर सकता है, दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता है, रिकवर कर सकता है, ताकि फिर वो क्या कर सके, जो अपनी इन्फॉर्मेशन है फिर वो बाकी आगे ट्रांसफर कर सके। अदरवाइज अगर वो वैसे ही चलता रहेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। सो द वेरिएंट ऑफ DOS नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो हमारा एक DOS का एक और वेरिएंट भी होता है, जैसे HTTP का था HTTPS, ऐसे ही DOS का क्या होता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये क्या है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ऐसे ही काम करेगा कि इसमें क्या होता है, फ्लडेड रिक्वेस्ट कम फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर ज़ॉम्बी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब और ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। द अटैकर इंस्टॉल अ malicious software known abort on the zombie machine which give it control over these machine। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर DDoS आ जाए तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे क्या करता है, एक लार्ज एरिया पे, बहुत बड़े लार्ज एरिया पे क्या करता है, अटैक करता है, ताकि क्या हो, जैसे malicious सॉफ्टवेयर फिर अगर अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये उस मशीन के एक्सेस को यूज करता है, यानी कि उस मशीन को एक्सेस कर लेता है और फिर उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो अटैक है वो करता रहेगा। यानी कि उस बोट नेट को, इसकी वजह से अगर आपने क्या किया, अगर आपने मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने अगर बोट डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा कि फिर वहाँ पे वो आपके जो यूज है, आपके जो नेटवर्क सिस्टम है उसको वो हैक कर सकता है और फिर अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए वो उसका यूज कर सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और मल्टीपल एक लार्ज स्केल में ये प्रॉब्लम जो है फिर वो क्रिएट हो जाएगी। अब दे रखा है इंट्रूशन प्रॉब्लम। तो इंट्रूशन प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, नेटवर्क इंट्रूशन रेफर्स टू एन unauthorized activity on a computer network. These activities may involve unauthorized use of network resources (DOS) or threatening the security of the network and the data. Network intrusion is a very serious problem and the network administration needs to devise strategy and implement various security measures to protect the network. We have already discussed some of the intrusion attacks such as DOS, Trojans and worms. The remaining attacks are briefly discussed below। यानी कि इंट्रूशन प्रॉब्लम क्या आते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म होने लग जाए हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, कि एक तो हमारे सिस्टम में कोई मालवेयर आ जाए और उस मालवेयर के आने के बाद क्या हो, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज इवॉल्व हो जाए जो अनऑथराइज्ड है, यानी कि नेटवर्क के रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना जो गलत है, ताकि उससे सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आप कुछ इनलीगल काम करने लग
जाओ, आपके सिस्टम से इस तरह का काम होने लग जाए, तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना। तो जो इंट्रूशन प्रॉब्लम है ये क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रिएट कर सकती है। और जो हमें कुछ इंट्रूशन प्रॉब्लम ऊपर पड़ी हुई है, जैसे हमारा DOS, ये क्या करता है, हैक कर लेता है हमारे सिस्टम को, इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं हो पाती, तो ये सारी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती है। तो इंट्रूशन अटैक्स में क्या आता है, जैसे हमारा DOS हो गया, टॉर्जन्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, तो ये सब तो आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, और फिर ट्रांसफर भी बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं, देखा होगा आपने। तो आप कुछ ऐसे ही इंट्रूशन प्रॉब्लम्स हमने नीचे भी दे रखे हैं, जैसे हमारा एसिमेट्रिक राउटिंग। तो ये क्या है, अटैकर टेंड्स टू अवॉइड डिटेक्शन, यानी कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि जैसे अगर हम कोई पैटर्न पकड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाली प्रॉब्लम है, इस तरह से हटाना है। पर एसिमेट्रिक राउटिंग में क्या होता है कि ये बार बार अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करता रहता है और बार बार खुद को अवॉइड करता है ताकि वो डिटेक्ट नहीं हो पाए, और इंट्रूशन पैकेट्स जो है वो मल्टीपल पाथ का यूज करेंगे और बार बार अपने जो एंटीवायरस होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं उन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब बफर ओवरफ्लो अटैक, ये क्या है, इस अटैक में हम कह सकते हैं कि ओवर रिटर्न सर्टेन मेमोरी, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी है उसमें काफी सारी चीजें ओवर रिटर्न हो जाती है, पहले और ज्यादा लिख जाती है, ओवर रिटर्न हो जाती है और ज्यादा वहां पे आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बफर ओवरफ्लो वहां पे क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो ढंग से काम नहीं करता, मलेशियस कोड वहां पे एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं, और जो अटैकर है वो क्या करता है, DOS अटैक वहां पे करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि बफर ओवरफ्लो में हम ऐसे कह सकते हैं, बफर ओवरफ्लो यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज का ओवरफ्लो हो जाना। तो हमारे जो सर्टेन मेमोरी में जो भी स्टोर डेटा होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, उसके बाद हमारे प्रोग्रामिंग में एरर्स आती हैं, और फिर मलेशियस कोड का एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे DOS हमारे सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ट्रैफिक फ्लोडिंग में क्या दे रखा है, ट्रैफिक फ्लोडिंग में दे रखा है कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रिवियल मेथड ऑफ नेटवर्क इंस्टीट्यूशन, ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं एक ट्रिवियल मेथड है हमारे नेटवर्क इंस्टीट्यूशन का। इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्लडिंग ऑफ नेटवर्क इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम विद मैसेज पैकेट्स, दिस ह्यूज लोड लीव्स द नेटवर्क डिटेक्शन सिस्टम इनकैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग द पैकेट्स एडिक्वेटली। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में आपके मैसेज पैकेट जो है वो रिसीव होते रहते हैं, और इतने ज्यादा ह्यूज लोड की वजह से क्या होता है, उसको डिटेक्ट करना, सिस्टम के थ्रू उसको डिटेक्ट करना क्या होता है, इनकैपेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो हैकर है उसका तो फायदा होगा क्योंकि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, पर आपके लिए जो है सिस्टम और ज्यादा परेशानी कर देता है क्योंकि आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी। तो ये यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा बेकार तरीका होता है, क्योंकि इतना ज्यादा एक लोड आ जाता है आपके ऊपर कि आप उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अब पता है ना स्नूपिंग क्या होता है, स्नूपिंग के बाद हमें अपना एवरेज ड्रॉपिंग पढ़ना है, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। स्नूपिंग में क्या होता है, स्नूपिंग मीन्स सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन। अब देखो ऐसे ही समझ आएगा, ये पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आता है कि स्नूपिंग क्या है, इस तरह का एक मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, सीक्रेटली दूसरों की बातें सुनते हो, जैसा कि गली की आंटियां करती हैं। तो स्नूपिंग क्या है, स्नूपिंग ये यहाँ पे कि आप सीक्रेटली औरों की बातें, यहाँ पे औरों की कन्वर्सेशन यहाँ पे सुन रहे हो। अब आप किसी भी थ्रू सुन सकते हो, आप किसी के नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सुन सकते हो। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीक्रेट कैप्चर करना कहते हैं, कि आपने क्या किया, नेटवर्क का यूज करके, नेटवर्क ट्रैफिक का यूज करके आपने क्या किया, दूसरों की जो इन्फॉर्मेशन थी आपने वो सुनी। अब वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी पर्सनल हो सकती है, आपके बैंक से रिलेटेड हो सकती है, आपकी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आप सबको नहीं बताना चाहते, या ऐसी कोई भी चीज जो आप सबको नहीं बता रहे, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को बता रहे हो और नहीं चाहते कि सबको पता चले, तो इस तरह की जो कन्वर्सेशन है वो आपकी किसी और के पास जा सकती है। सो इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और यूटिलिटी दैट हैज अ नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी। इन दिस अटैक द हैकर टेप्स or listen to a channel of communication by picking all a track passing through it. Once the network packets are analyzed by the snooping device or software, it reduces the exact traffic packets and places them back in the channel as if nothing has happened. यानी कि इसमें क्या होगा, स्नूपिंग में क्या होता है कि जैसे आपने कोई काम किया, अब वहाँ पे क्या होगा, ये आपके नेटवर्क में जैसे इसने कोई बीचरा, कोई थर्ड पर्सन भी आ गया, फिर वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेके चला गया, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से शो करेगा सारी चीजों को कि जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हुई हो, या आपको ट्रैफिक में शो ही नहीं करेगा, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाएगा। इसको में ऐसा लगता है कि हाँ बस आप दो लोग ही क्या कर रहे थे, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे और किसी और को ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, कोई और यहाँ पे आया ही नहीं। तो इस तरह से क्या करता है, इन सारी चीजों को वहाँ पे छुपा लेता है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे क्या कर देता है, इवेंचुअली अपना काम करता रहता है। तो स्नूपिंग से क्या होता है, स्नूपिंग से आपके सीरियस डैमेजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी लीक हो सकती है। और स्नूपिंग से क्या होता है, हमारा हमेशा इस तरह से रहता है कि स्नूपिंग इज नॉट ऑलवेज एन अटैक। अब जरूरी नहीं है कि स्नूपिंग हर बार एक अटैक ही होगी, कभी कभी ये क्या करता है, हमारे लिए भी काम करता है। तो जैसे कभी कभी जैसे मान लो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें यानी इन द सेंस मान लो कि हमें किसी अच्छे काम के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें निकलवाना है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। सो
At times it is also used by network administrators for troubleshooting various network issues. Snooping is also known as sniffing. Snooping को हम sniffing भी बोलते हैं और कभी कभी क्या है जब ये बेहतर पर्पस के लिए काम आती है तो हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी से अपने फायदे के लिए अपने यूज के लिए भी इसे यूज करते हैं. वेरियस स्नूपिंग सॉफ्टवेयर, अब जैसे हमारे जो स्नूपिंग सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं जो ट्रैफिक एनालाइजर्स होते हैं. सो बिसाइड वेरियस नेटवर्क हब्स एंड स्विचेस हैव अ स्पैन स्निफर पोर्ट एनालाइजर पोर्ट फंक्शन फॉर स्नूपिंग. तो ये हमारा क्या है, हमारा एक स्नूपिंग के लिए जो हमारा एक्ट नहीं हमारा स्पैन है जो क्या करता है यहाँ पे काम करता है. और मैं लास्ट टॉपिक एवरेज ड्रॉपिंग पर लगे हैं. एवरेज ड्रॉपिंग में क्या होता है, जो हमारा टर्म है एवरेज ड्रॉपिंग वो कहाँ से डिराइव हुआ, हमारा लिटरल प्रैक्टिस से डिराइव हुआ है. और ये क्या करता है, सीक्रेट लिसनिंग कन्वर्सेशन है. यानी कि जैसे आप यहाँ पे देखो कि जैसे ये दो लोग बात कर रहे हैं, अब इसका ये जो बंदा है बीच में ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में घुस करके एकदम चुपचाप इनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा. तो ये क्या करता है, एक्सटेंडिंग अंडर द इवेंट्स ऑफ अ हाउस अनलाइक स्नूपिंग वेयर द नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर एनालाइज. एवरेज ड्रॉपिंग इज एन अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन. जैसे कि अब जैसे स्नूपिंग भी यही था कि आपने किसी तीसरे बंदे ने आपकी इन्फॉर्मेशन सुन ली, पर ये इससे अलग है. कैसे कि स्नूपिंग में क्या है कि आपका नेटवर्क ट्रैफिक बीच में होता है जो क्या करता है, आपके जो डेटा है उसको थोड़ा सा स्टोर कर ले और बाद में एनालाइज करने के काम आ सकता है. पर एवरेज ड्रॉपिंग में क्या होता है, ये एक अनऑथराइज्ड वे है. इसमें क्या होता है, रियल टाइम पर ही आप क्या करते हो, अभी के अभी आपने वो इन्फॉर्मेशन सुनी और उसके बाद उसका कोई भी बैकअप डेटा वहाँ पे नहीं रहता. सो कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज ओवर अ नेटवर्क ऑल्सो द टारगेट आर यूजुअली द प्राइवेट कम्युनिकेशन. यानी कि यही क्या होता है, ये जनरली हमारा प्राइवेट कम्युनिकेशन के बीच में ही काम करता है. जैसे अगर आपको जैसे प्राइवेट आपकी पर्सनल बातें चल रही है तो बेटा उसके बीच में अगर किसी ने एडवांस ड्रॉपिंग कर दिया ना तो आपकी बैंड बच जाएगी. तो इसके काम ये बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए और यहाँ पे कोई भी ये अनऑथराइज्ड वे है, यानी कि ये इलीगल है कंप्लीट तरीके से. इंस्टेंट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स ट्रांसमिशन, इन सब के बीच में क्या है, ये कम्युनिकेशन आ जाता है. इन ओल्डेस्ट डेज हमारे जो पहले के दिन थे उनमें एवरेज ड्रॉपिंग क्या होती थी, काफी ज्यादा जो हमारे टेलीफोन लाइन है उन सब के बीच में होती थी. यानी कि यहाँ पे एक वायर टेपिंग होती थी बीच में और दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता था, यहाँ पे फिर बीच में हमारा जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है वो इसे सुनती रहती थी. डिजिटल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स एंड सेल फोन्स दैट हैव अ बिल्ट इन माइक्रोफोन और कैमरा कैन बी इजीली हैक्ड एंड एवरेज ड्रॉपिंग यूजिंग रिक्रूट मालवेयर. यानी कि जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे सेल फोन्स हो गए, तो इन सब में क्या रहता है, जैसे पहले से इनमें माइक्रोफोन आता है, पहले से कैमरा जो है इंस्टॉल्ड आता है, तो इन सबको क्या है इजीली हैक किया जा सकता है. और एवरेज ड्रॉपिंग क्या है, इसको यूज कर सकते हैं. यानी कि वो क्या कर सकती है, एवरेज ड्रॉपिंग हमारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्नूपिंग ही है, तो उसको यूज करती है और फिर क्या करती है, रियल टाइम के बेसिस पर आपका क्या कर सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी वीडियोस को वहां से ले सकती है. तो ये जो एवरेज ड्रॉपिंग है ये आप इमेजिन कर सकते हो, ये आपकी जो बातें हैं उसको सुन सकती है, आपकी वीडियोस निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है. तो विद द हेल्प of hidden microphone in your room or by physical standing near the window of your room. However, in snooping, a person can make a copy of a letter that is addressed to your friend and keep the copy with himself and send original letter to the intended address. यानी कि अब जैसे हमारा एडवर्स ड्रॉपिंग है, एडवर्स ड्रॉपिंग में यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई बंदा आपकी बातें सुन सकता है, कोई हिडन माइक्रोफोन से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, आपके रूम से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, या फिजिकली भी आपके आसपास खड़े होकर के आपकी जो फोटो वीडियोस हैं वो निकाल सकता है. पर हाउएवर स्नूपिंग में क्या था कि यहाँ पे आप कॉपी जो है वहाँ पे आप कंसीडर करोगे कि मान लो स्नूपिंग में थोड़ा सा बैकअप भी रहता है, आपके पास एक डेटा रहता है जो आप एनालाइज कर सकते हो बाद में, पर एडवर्स ड्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता. तो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से ये सारी चीजें हमारे लिए थ्रेट्स बन सकती है और किस तरह से हमें इन सबसे प्रोटेक्टेड रहना है. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.